हे गाइस, दिस इज सी सागर का सेट। वेलकम टू गाइडलाइन। बेटा, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, एकदम डिटेल्ड रिवीजन करेंगे बिकॉज ये चैप्टर में बच्चों को काफी दिक्कत आता है। तो ये चैप्टर का थोड़ा डिटेल्ड रिवीजन करेंगे। ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 6। एकदम बढ़िया से हम इसका रिवीजन करेंगे, एकदम डिटेल में रिवीजन करेंगे, बढ़िया से करेंगे। इतना ज्यादा भी डिटेल नहीं करूंगा जितना रेगुलर क्लास में करते हैं। जितना भी रिवीजन होगा इस लेक्चर में, ये रिवीजन से अराउंड 3 to 4 टाइम्स हम डिस्कशन करते हैं अपने रेगुलर क्लास में, है ना। तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है रेगुलर क्लास में। मिनिमम 3 टाइम्स तो अपना रेगुलर क्लास में डिस्कशन होता है विद द लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो ये लेक्चर तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, दैट इज फॉर श्योर। इवन इफ आपने ये चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है, फिर भी दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बना के आई विल क्लिप में थोड़ा एडिट करके उसको अलग से एक छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा फॉर द पर्पज ऑफ लास्ट डे रिवीजन, अगर मुझे लगा कि वो वीडियो छोटा बन सकता है तो। सही है बेटा। तब तक के लिए आप ये वीडियो एकदम अच्छे से देखिए। जो भी बच्चों को थोड़ा ये लगेगा वो स्पीड पे दे सकते हैं टू कवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इंटायर चैप्टर बहुत अच्छे से, एकदम क्विकली, बढ़िया से। चलो गाइस, तो अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर नंबर 6 को। उसके पहले अगर आपको बाकी कोई चैप्टर्स का रिवीजन देखना है तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कुछ चैप्टर्स के रिवीजन, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवेज यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, वहां पे आपको दिख जाएगा। नहीं तो आप मेरे अकाउंट में जाके यूट्यूब के इसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, ऑडिट का प्लेलिस्ट रिवीजन वाला, वहां पर भी आपको सभी रिवीजन के वीडियोस मिल जाएंगे। एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, एंड शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फॉर श्योर सब्सक्राइब इट, आई वोंट टेक टू मच टाइम, एंड हम क्विकली स्टार्ट कर देंगे ये चैप्टर के रिवीजन को, जिसका नाम है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये वीडियो, ये रिवीजन का वीडियो, डिटेल रिवीजन वाला, आपको सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो न्यू कोर्स वाले हैं। बट to certain extent definitely this will be beneficial for old course as well, because काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके सीआईएस ऑडिट में भी कवर हो जाते हैं। थॉट प्रोसेस वही रहता है। चलो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 को। अच्छे से पढ़िए एंड फुल कंसंट्रेशन के साथ दिल को एंड दिमाग को साथ में रख के रिवाइज करना मेरे साथ, ठीक है सर। ये चैप्टर में हम क्या पढ़े थे? ये चैप्टर में हम पढ़े थे बेटा कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। डे बाय डे सर नया नया सिस्टम आ रहा है। ये जो नया नया सिस्टम है इसमें सर लोगों का काम तो बढ़ गया और कम, सॉरी, लोगों का काम तो कम हो गया बट ऑडिटर का काम बढ़ गया। कैसे सर? बिकॉज जब मैं ऑडिट बोलूं तो ऑडिट में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम को टेस्टिंग करना है। सही है। अभी एफएस आइटम को टेस्टिंग करते समय सर अगर मैं बोलूं कि ये एफएस में जो एंट्रीज हुए हैं, ये सर एफएस में जो आइटम्स आ रहे हैं उसके अकाउंटिंग जो एंट्रीज हुए हैं वो मेरे सिस्टम ने किए। एंड जब सिस्टम ने एंट्रीज किए तो कोई कोई लेवल पे सर ऑटोमेटेड एंट्रीज भी हुए बैकएंड पे, कोई लेवल पे सर ट्रांजैक्शन एंट्रीज हुए बट उसके कंट्रोल सर सिस्टम मेंटेन करता था। मतलब सर सिंपल सी बात अगर मैं करूं तो एकदम अच्छे से ध्यान दो सर, ये प्रोसेस हम है सेल्स का प्रोसेस काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करती है अपने रेगुलर क्लास में, बट मैं अभी आपको एकदम शॉर्ट में बढ़िया से बताने जा रहा हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दोगे सर। सेल्स का ट्रांजैक्शन, क्या बोले? सेल्स का ट्रांजैक्शन। अगर मैं सेल्स के ट्रांजैक्शन पे बात करूं तो सबसे पहला मेजर एलिमेंट मेरा आता है सेल्स में, सेल्स ऑर्डर। क्या आता है? सेल्स ऑर्डर। अभी ये सेल्स ऑर्डर की बात करेंगे सर। ये सेल्स ऑर्डर में क्या रहेगा सर? जब भी मुझे कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट बोलेगा, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्या करूंगा? सेल्स ऑर्डर बनाऊंगा। अभी किसी कस्टमर ने मुझे सेल्स ऑर्डर दिया सर, परचेस ऑर्डर दिया था, एंड परचेस ऑर्डर के बेसिस पे मेरा सेल्स ऑर्डर बना सर क्वांटिटी ऑफ 1000 यूनिट्स। एंड उसके बाद में सर उसका रेट हमने फाइनलाइज किया कस्टमर के लिए। वो रेट था मान लो सर 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट। अभी बेटा क्या होता है, जब ये कस्टमर के लिए इनवॉइस बनेगा, मान लो क्या हुआ सर, ये 1000 क्वांटिटी का तो पूरा शिपमेंट उसको करना है, बट 10 इंस्टॉलमेंट में सर 10 शिपमेंट्स में इसको सर करना है। सही है। और 10 शिपमेंट सर करने हैं ड्यूरिंग द ईयर, या सर ड्यूरिंग 3 मंथ्स, ड्यूरिंग द क्वार्टर, वॉट एवर जो लेना है वो ले लो। अभी मैंने बोला इसका एक शिपमेंट जा रहा है सर 100 क्वांटिटी का, तो इसका 100 क्वांटिटी का इनवॉइस बनाएंगे। अभी जब इनवॉइस बनाएंगे तब एक बंदा जो सेल्स ऑर्डर बनाया वो तो अलग बंदा है सर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल। सही है। उसके बाद में सर ये जो बंदा है जो यहाँ पे इनवॉइस करेगा, ये जो बंदा है जो यहाँ पे इनवॉइस करेगा, ये बंदा कोई अलग रहेगा। अभी सर इनवॉइस करने वाला बंदा अलग। सही है। अभी इसके सिस्टम में, ये सिस्टम में मान लो उसका, ये सिस्टम में बेटा उसको इनवॉइस कर रहे हैं, एंड इनवॉइस करते करते उसको दिखा कि भाई ये तो रेट ही हमें नहीं कर पा रहा। क्यों? बिकॉज उसको फ्रॉड करना था सर। उसको ये जो 10 रुपए पर यूनिट का रेट था ना, उसको ये यहाँ पे 12 रुपए पर यूनिट कर देने का था। एंड सर ये तो झोल हो गया, इसको समझा ही नहीं भाई यहाँ पे तो मैं रेट चेंज नहीं कर पाता।
पहला पहला बंदा है, नया नया बंदा ज्वाइन हुआ, वो नया नया बंदा इनवॉइस करने जा रहा है, पहला पहला इनवॉइस, उसको समझ में आया कि भाई ये रेट कहाँ से आ रहा है। तो उसको इनवॉइस करते करते सबसे पहले एक चीज पूछा इनवॉइस करने के लिए, सेल्स ऑर्डर नंबर। ये किसने पूछा? सिस्टम ने। जैसे ही उसने इनवॉइस करना था तो उसने इनवॉइस करने के लिए जो भी फंक्शन है उसमें टैब पे क्लिक किया एंड उसको सबसे पहले पूछा कि भाई सेल्स ऑर्डर नंबर क्या है। उसने सेल्स ऑर्डर नंबर एकदम फॉर्म में इसका डाल दिया और जैसे ही सेल्स ऑर्डर डाला भाई इनवॉइस का एक फॉर्मेट बना और इनवॉइस के फॉर्मेट में उसको दिखा कि भाई वहां पे रेट ऑलरेडी 10 रुपए पर यूनिट आ गया है। अभी उसको करना है इसका 12 रुपए पर यूनिट, 12 करना है तो वो क्लिक करने जा रहा है, क्लिक हो नहीं रहा सर, वो अमेंड ही नहीं हो रहा, वो एडिट ही नहीं हो रहा, क्या करे? वो दिमाग चकरा गया और वो गया उसके बंदे के पास है, सेल्स ऑर्डर वाले बंदे के पास, नहीं तो उसके सीनियर के पास, जिसके भी पास जाना है उसकी मर्जी। सर गया बट सब दोनों का आंसर एक ही रहेगा बेटा। वो क्या बोला कि तू ये रेट अमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज ये सिस्टम अलाउ ही नहीं करता। जब तूने सेल्स ऑर्डर नंबर डाला तो सिस्टम ने फटाफट से वो सेल्स ऑर्डर में से 10 रुपए पर यूनिट का रेट यहाँ पे लेके फिट कर दिया इनवॉइस में। नाउ यू कैन नॉट चेंज द रेट। सर मैं क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली, वो अलाउ होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इसको 10 शिपमेंट्स में सर बनाना है और 100 क्वांटिटी का इनवॉइस बनेगा। अगर ये क्वांटिटी 1000 का उठा लेगा तो कैसे इनवॉइस बनेगा रे? नहीं मतलब, तो ये 100 क्वांटिटी सर वो कर सकता है। नाउ वंस ही पुट अप दैट क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी रेट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इनवॉइस ऑटोमेटिकली सर 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का इनवॉइस बनने वाला है। नाउ प्लीज लुक एट दिस। जब सेल्स ऑर्डर नंबर डालने के बाद ये सिस्टम में इनवॉइस में रेट ऑटोमेटिकली पिकअप करता है सेल्स ऑर्डर का, तो ये किसी आदमी ने बोला उसको? एब्सोल्युटली, जब किसी ने सिस्टम डिजाइन किया गया तब उसने सर ये फंक्शन डाला रहेगा कि वो ऑटोमेटिकली सेल्स ऑर्डर से नंबर पिकअप करेगा। बट वेदर दिस कंट्रोल इज परफॉर्म बाय एनी पर्सन? नो, दिस कंट्रोल इज परफॉर्म बाय सिस्टम। और ये जो सिस्टम्स का कंट्रोल्स है इसको समझना काफी जरूरी है, बिकॉज अगर सिस्टम हर चीज के लिए कोई स्पेसिफिकली कंट्रोल करेगा तो वो सब वही से सर वैसे ही सर परफॉर्म होने वाला है। सो इससे जितने भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे अभी सेल्स के, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव दिस कंट्रोल, विल हैव दिस कंट्रोल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी सर मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे इसका ऑडिट करना पड़ेगा कि सिस्टम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यों सर? सिस्टम तो सर सही करेगा ना, आदमी एक बार गलत कर सकता है, सिस्टम सही करेगा क्यों भैया? बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज सिस्टम को बनाने वाला भी आदमी है, सही है ना? सिस्टम को बनाने वाला आदमी है। अगर जिस आदमी ने ये सिस्टम बनाया उसने सिस्टम में कोई झोल कर दिया, ये जो प्रोसेस होना चाहिए ये प्रोसेस में उसने कोई सर अलग कर दिया, अभी उसका दिमाग है ना, उसका दिमाग है तो उसका दिमाग चलेगा। किसी और को जो अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है उसको थोड़ी ना समझेगा कि सिस्टम के प्रोसेस में कुछ झोल है। तो भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑडिटर हैज टू सी कि ये सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। तो सिस्टम में सर चेक करना पड़ेगा, सिस्टम के कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे, उसका प्रोसेसिंग देखना पड़ेगा, उसका लॉजिक देखना पड़ेगा एंड उसका सर जो भी इनपुट जा रहा है वो इनपुट भी देखना पड़ेगा। बिकॉज जब भी इनपुट जाएगा ये सेल्स ऑर्डर नंबर गलत तो नहीं जा रहा, बिकॉज सेल्स ऑर्डर नंबर गलत गया तो उसका इनवॉइस भी गलत हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑडिट करना इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। समझे बेटा? एक शॉर्ट एग्जांपल से आपको समझ गया। अभी फटाफट हम रिवाइज करेंगे। जिस भी बच्चे का दिमाग खुला नहीं था ये एग्जांपल से, आई होप उसका दिमाग खुल गया होगा। नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद द quick revision of your chapter number 6, that is audit in automated environment। सबसे पहली चीज सर automated environment मतलब क्या? ये एग्जांपल, ये जब आपको डेफिनेशन मिलेगा, ये जब आपको डेफिनेशन मिलेगा तब आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बनने वाला है क्या डेफिनेशन पे? नो बेटा, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आपको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आएगा सर मोस्ट प्रोबेबली आपको ये डेफिनेशन कभी कभी डिस्क्रिप्टिव में यूज करना पड़ सकता है, तो ध्यान दे दो। क्या होता है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पे सर एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट है जहां पे प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड इवन डिसीजंस आर कैरिड आउट बाय यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। लुक एट दिस, प्रोसेसेस, अभी जो एग्जांपल लिया, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑपरेशंस, फिर वो प्रोडक्शन का ऑपरेशन हो, एचआर का ऑपरेशन हो, कोई भी सर, तो ये ऑपरेशंस एंड इवन डिसीजंस, क्या बोले, अकाउंटिंग तो होता ही है, उसके बाद इवन डिसीजंस। डिसीजंस कैसे लेंगे? बिकॉज सिस्टम से रिपोर्ट मिलेंगे अपने को, सिस्टम से जो भी रिपोर्ट मिलेगा वो रिपोर्ट को यूज करके सर डिसीजन लेंगे। डेटा सेजिंग रिपोर्ट सिस्टम से निकला, उसको एनालाइज किया एंड डिसीजन किया सर, तो डिसीजंस भी सिस्टम के थ्रू लेते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट, ऐसा एक बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पे प्रोसेसेस, मेरे साथ बोलोगे यार, रिवीजन चल रहा है, मेरे साथ बोलोगे, मैराथन है, मेरे साथ फटाफट बोलोगे। बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर द प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड इवन डिसीजंस आर मेड थ्रू द, कैरिड आउट थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट को बोलेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एग्जांपल सर, ऑनलाइन टिकट्स परचेस करना है, एटीएम मशीन्स, ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या नेचर है सर? जो भी देखो जहां पर भी ऑटोमेशन आया सर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट,
इसके की फीचर्स क्या है सर? क्यों सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को इतनी इज्जत मिलती है? बिकॉज सिंपल सी बात है सर, बहुत फास्ट है। एक आदमी कोई प्रोसेस करने जाएगा, 10 मिनट लगाएगा, वो 1 मिनट में एक क्लिक में सर सिस्टम कर देगा। तो वेरी वेरी फास्ट है बिजनेस ऑपरेशंस। सेकंड सर, इसमें एक्यूरेसी काफी रहेगा, बट सर एक्यूरेसी डिपेंड करता है, जब इनपुट देगा तो वो इनपुट सही होगा तो आउटपुट 100% सही होएगा, बिकॉज सर प्रोसेस का लॉजिक मैटर करता है। एक बार प्रोसेस का लॉजिक फिक्स हो गया, वो लॉजिक सही है, इनपुट देने वाला सही है, तो ऑब्वियसली सर आउटपुट सही होना ही है, बिकॉज सिस्टम कभी इस टाइप की गलती नहीं करेगा। आर यू गाइस गेटिंग? सिस्टम को जो सिखाया गया वो इज्जत से फॉलो करेगा। अपने जैसा ही नहीं ना सिस्टम, अपने को जो बोला वो हम नहीं करते, उससे कोई ज्यादा करते नहीं तो उससे कम करते हैं। सिस्टम ऐसा नहीं भाई, उसको जो बोला वो करेगा, तो इसीलिए एक्यूरेसी आएगा। बट इसका सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या? इसके लिए सब्जेक्ट टू कंडीशन उसका इनपुट भी सर सही होना चाहिए एंड उसका लॉजिक भी सही होना चाहिए, प्रोसेस का लॉजिक भी सही होना चाहिए। सो सर ये इनपुट और प्रोसेस का लॉजिक अगर गलत हो गया तो ये आउटपुट गलत होना ही है, फिर कैसा एक्यूरेसी ना। तो इसीलिए ऑडिटर को ये दोनों चेक करने का जरूरत होता है, इसका इनपुट भी चेक कर और लॉजिक भी चेक कर। जब भी कोई सिस्टम में बिजनेस प्रोसीजर का ऑडिट कर रहे हैं, मैंने देखा इसमें एक सिस्टम का सर पार्ट आ रहा है, तो उस सिस्टम में मैं डायरेक्टली एज्यूम कर लूंगा सही होगा सब, नहीं, बिकॉज मुझे इनपुट चेक करना पड़ेगा, इनपुट गलत तो आउटपुट गलत, लॉजिक चेक करना पड़ेगा, प्रोसेस सही है क्या, ऐसा ही प्रोसेस होना चाहिए क्या सिस्टम में डिजाइन, तो वो भी हम करेंगे। तो सर अपने को तो इतनी अक्ल नहीं है, इनपुट तो चेक कर लेंगे यार, इनपुट तो डेटा है, रिक्वायरमेंट्स है ना, अकाउंटिंग डेटा है, वो तो चेक कर लेंगे। व्हाट अबाउट लॉजिक? सिस्टम से प्रोसेस कैसा होना चाहिए था, कोडिंग कैसा होना चाहिए था, उसका प्रोसेसिंग लॉजिक कैसा होना चाहिए, वो कैसे अपने को पता चलेगा? बिकॉज लॉजिक तो अपने को पता है कि प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, बट सिस्टम में वैसा है या नहीं, ये कैसे टेस्ट करेंगे ना। इसीलिए बेटा, इसीलिए ये लॉजिक टेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टीम होता है जहां पे हम यूज करते हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट। आर यू गाइस गेटिंग? अरे ऑडिटर्स एक्सपर्ट क्यों? जब मैंने डिलॉयट का एग्जांपल दिया था, जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस किए उनको पता है, मैंने डिलॉयट का एग्जांपल दिया था कि बेटा क्या होता है, एक स्पेसिफिक टीम होता है, ईआरएस टेस्टिंग का, आईटी टेस्टिंग का एक टीम होता है जो स्पेसिफिक ये टेस्टिंग करते हैं, जिन्होंने एसीसी जिन्होंने सॉरी डीसा सीसा किया हुआ है, सही है, तो वो लोगों एक्सपर्ट है सर इसमें, उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है, उनको पता है कि कैसे लॉजिक टेस्टिंग करना है, सही है। चलो, तो ये होता है बेटा आपका फायदा, एक्यूरेसी, फास्टर, फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। सेकंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, काफी बड़े बड़े वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन सर, चुटकियों में, चुटकी बजाते ही खत्म सर, एक क्लिक किया खत्म, एक क्लिक किया खत्म, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशंस, काफी बिजनेस ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सर प्रोडक्शन का फंक्शन, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ माई सेल्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद द इन्वेंट्री, तो पहले इन्वेंट्री लेता हूँ फिर सेल्स लेता हूँ, सही है ना। प्रोडक्शन हुआ सर, इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगा, इन्वेंट्री अपडेट हुआ सर, जैसे ही सेल्स करना है ये इन्वेंट्री फंक्शन से लेके सर वो सेल्स में अपडेट कर देगा, समझे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो। तो ये इंटीग्रेट करना अलग अलग फंक्शंस को, बिजनेस के 3 अलग अलग फंक्शंस है, प्रोडक्शन फंक्शन अलग है, इन्वेंट्री फंक्शन अलग है, सेल्स फंक्शन अलग है, तीनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी बेटर है सर, सिक्योरिटी पे काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, कंट्रोल्स होना चाहिए। नेक्स्ट, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन की गलतियां सर नहीं चलेगी क्योंकि सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी एंड प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कहीं पर भी जाओ जिंदगी में सर कनेक्टिविटी रहेगा, जहां पर भी जाओगे डेटा देख पाओगे, एंड यही सर फायदा होगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का। काफी जनरल लेवल का क्वेश्चन है ना, आर यू गाइस गेटिंग, समझ रहे हो। तो मेरे साथ फटाफट की फीचर्स, एक बार फास्टर होता है सर स्पीड, उसके बाद एक्यूरेसी, उसके बाद लार्ज वॉल्यूम, उसके बाद इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस, नेक्स्ट सिक्योरिटी बेटर, controls better, less prone to human errors, and the last one connectivity and networking capability. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, दैट इज रिलेवेंस ऑफ एन आईटी इन एन ऑडिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करना, सही है। पहले 2 वाले तो एकदम चिल्लू थे। चलो नेक्स्ट, आईटी का ऑडिट में क्या रिलेवेंस है सर, आईटी को क्यों ऑडिट में कंसीडर किया जाता है? बिकॉज सर बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, काफी सारे ऑडिट करते समय सर हमको रिपोर्ट्स मिलेंगे, जो कॉम्पिटिशंस मिलेंगे, जो सब्सिडी ने किया हुआ है। जब सर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये जो बोला था मैंने कि 10 रुपए का पर यूनिट का रेट, 10 रुपए का पर यूनिट का रेट और 100 क्वांटिटी, ये 10 रुपए का रेट कहाँ से आया? ये आया सेल्स ऑर्डर से, 100 क्वांटिटी उसने इंटर किया, बट ये 1000 रुपए का कैलकुलेशन किसने किया? 100 × 10 ये सिस्टम ने किया। तो ये कैलकुलेशन अगर सिस्टम कर रहा है तो देखना पड़ेगा सिस्टम में सही कैलकुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए सर इसका ऑडिट में रिलेवेंस है आईटी का। क्यों? बिकॉज कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस आर ऑटोमेटिकली कैरिड आउट, जैसे कि सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो, इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय द इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम सर करता है ये। नेक्स्ट,
पोस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली। आपको बताएं सर अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने कर दी, लुक एट दिस, एक एग्जांपल फटाफट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एग्जांपल ले रहा हूं सर, मैंने बोला एक मेरा सिस्टम है, ये मेरा जीएल है, जीएल से सर मेरा टीबी बनेगा, टीबी से सर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। अभी सर इतना ही रहता है क्या? नहीं, इसके पहले सर एक आता है सब जीएल, सब जीएल आता है सर, सब जीएल। ये सब जीएल क्या होता है सर? जब भी मैंने एसएपी देखा, एसएपी में सर मेरा बोलो सर रेवेन्यू का मॉड्यूल, अभी रेवेन्यू के मॉड्यूल में सर कुछ एंट्री करना है, अभी जैसे ही रेवेन्यू के मॉड्यूल में एंट्री करेगा सर, तो वैसे एंट्री करते समय वो डायरेक्टली जीएल में नहीं जाता, जीएल में नहीं जाता, वो जाएगा रिस्पेक्टिव सब जीएल में। यहाँ पे ये सब जीएल काफी सारे रहेंगे। सो लेट्स सी सर सेल्स मेरा होता है सर एक्सपोर्ट का, उसके बाद में सर कोई होता है डोमेस्टिक का सेल, उसके बाद में सर कोई सर्विस का सेल है, सर्विस का है तो सर्विस भी सर एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक सर ये भी होता है। तो बोला सर ऐसे 4 टाइप के अलग अलग ट्रांजेक्शंस होते हैं। अब ये 4 टाइप के अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए 4 जीएल्स बनाए यहाँ पे, सही है। ये 4 जीएल जब बने, सब जीएल्स बने, सब जीएल्स जैसे ही एंट्री किया मैंने एसएपी में, वैसे सर ये सब जीएल्स को अफेक्ट कर दिया। अभी एक बार सब जीएल को अफेक्ट करे तो मुझे जरूरी है क्या कि वो सब जीएल का फिर से जीएल में एंट्री करने का? नहीं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा सब जीएल टू जीएल का एंट्री, समझे। जैसे ही मैंने सब जीएल में एंट्री किया तो मेरे 4 जीएल्स थे, इसका एक सब जीएल, इसका एक सब जीएल, इसका एक सब जीएल, इसका एक सब जीएल, 4 सब जीएल्स। नाउ ऑल दिस 4 सब जीएल्स आर रिलेटेड टू द रेवेन्यू का जीएल। रेवेन्यू का एक ही जीएल है सर जिसको ये रिलेट करता है। जैसे ही मैंने इसमें एंट्री की उसने यहाँ पे एंट्री कर दी, जिसने मैंने यहाँ पे एंट्री की उसने यहाँ पे कर दी, जैसे ही मैंने यहाँ पे की उसने यहाँ पे कर दी, जैसे ही मैंने यहाँ पे की उसने यहाँ पे कर दी। सो ये जो एंट्रीज हो रहे हैं चारों, मैंने जब सिस्टम में एंट्री करने के बाद इधर इंपैक्ट आया रहे, बट अभी सर ये यहां से यहां तक का जो फासला है ना, ये सर सिस्टम करेगा, और ये जो है ये ऑटोमेटेड एंट्रीज रहेंगे। सर अगर ये ऑटोमेटेड एंट्रीज होनी है तो अपने को इंपॉर्टेंस है सर ये एंट्रीज का चेक करना, सब जीएल टू जीएल एंट्री चेक करना, एंड दैट्स व्हाई सर इंपॉर्टेंस आता है, रिलेवेंस आता है आईटी का ऑडिट में, समझे। आर यू गाइस गेटिंग? नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंटरनल कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली। काफी सारे सर मैंने बोला ना, एक अभी इंटरनल कंट्रोल बोला था, वो सेल्स ऑर्डर में से रेट डायरेक्टली पिकअप कर रहा है इनवॉइस में, so that is one of the internal control जो ऑटोमेटिक इंटरनल कंट्रोल सर परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम में परफॉर्म कर रहा है। तो बिजनेस प्रोसेस जैसे कि सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर द ट्रांजैक्शन अप्रूवल। नाउ वन मोर एग्जांपल, फटाफट एग्जांपल्स कवर करेंगे। सर सिस्टम में क्या होता है, एसएपी, अभी ये सिस्टम एसएपी, रुको एक बार, मुझे दो कंप्यूटर्स बनाने पड़ेंगे, सही है। ये मेरा एक कंप्यूटर, ये और एक कंप्यूटर सर। अभी क्या हुआ देख लो, जब सर एक बंदा था यहाँ पे ढोकला, वो बंदे ने क्या किया, कुछ एंट्री किया सिस्टम में, ठीक है। अभी इसने अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर दिया, तो मुझे बोलो जैसे ही इसने एंट्री पोस्ट किया, बट कंट्रोल है सिस्टम का कंट्रोल बोलो, एंटिटी का कंट्रोल बोलो। एंटिटी का कंट्रोल क्या बोलता है कि इसने जो एंट्री किया वो अप्रूव करना चाहिए किसी और बंदे ने, ये इसका सीनियर बंदा है। अभी ये बंदा जब अप्रूव करेगा तो इसको जाके बोलेगा कि हर बार सर मैंने एक एंट्री कर दी अप्रूव कर दो, एक एंट्री कर दी अप्रूव कर दो, नहीं, जरूरत नहीं है। एसएपी में जैसे ही इसने एंट्री कर दी तो एसएपी में एक लॉजिक दिया हुआ है, इस बंदे की हर एक एंट्री ये बंदे के पास जाएगी और ये अप्रूव करेगा। सो जैसे ही इसने कुछ एंट्री की, ये डायरेक्टली मेरे अकाउंटिंग बुक्स को इंपैक्ट नहीं की एंट्री, तो ये बुक्स को इंपैक्ट नहीं की। जैसे ही सर इसने एंट्री की, यहाँ पे इसके सिस्टम पे एक पॉपअप आया, ये पॉपअप आया, और ये पॉपअप क्या बोलता है कि ये बंदे ने कुछ एंट्री किया है, आप अप्रूव करो रिव्यू करके। अभी जैसे ही इसने अप्रूव कर दिया, जैसे ही इसके यहाँ पे आता है अप्रूव का बटन, एंट्री देखेगा, चेक करेगा, ये बंदा रिव्यू करेगा एंड अप्रूव कर देगा। जैसे ही इसने अप्रूव कर दिया, अगर सिस्टम का एंटिटी का कंट्रोल बोलता है कि ये बंदा लास्ट अप्रूवल रहेगा, मतलब इस बंदे का लास्ट अप्रूवल रहेगा, इसके आगे किसी और का अप्रूवल का जरूरत नहीं है, तो इसने अप्रूव करने के बाद वो इंपैक्ट करेगा मेरे सब जीएल को, एंड देन ऑटोमेटेड एंट्री बनेगी अगेन जीएल की, देन मेरे टीबी में इंपैक्ट जाएगा, समझे। तो नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कंट्रोल्स है कि यहाँ पे अप्रूवल, एक बंदे का एंट्री का अप्रूवल यहाँ पे कर रहा है, तब तक सर इंपैक्ट नहीं जा रहा है जीएल को, सब जीएल को, तो ये जो है ये सिस्टम का कंट्रोल है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सर ये जब हो रहा है, अभी एक के बाद सर अगेन और एक कोई बंदा था जिसको ये अप्रूवल लगता है, एक बंदे का इसने एंट्री किया, इस बंदे का फर्स्ट अप्रूवल, उसके बाद इसने अप्रूव करने के बाद और एक बार सेकंड अप्रूवल इसका आएगा, तो इसके कंप्यूटर पे फिर से दिखेगा। जैसे ही इसने अप्रूव किया, एंट्री जाएगी नहीं सब जीएल में, अभी सर इस केस में सब जीएल में नहीं जाएंगी तुरंत, ये पहले इधर जाएगी सर, इधर जाएगी, इसको फिर से पॉपअप दिखेगा, इसने अप्रूव कर दिया तो फिर सब जीएल में एंट्री आएगी, समझ रहे हो। तो नाउ सर जैसे भी आपने सिस्टम को बनाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, एंड देन उस हिसाब से आपने उस अप्रूवल अथॉरिटी को, अथॉरिटी मैट्रिक्स को, अप्रूवल मैट्रिक्स को
सर ये फिट करेंगे सिस्टम में एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द कंट्रोल्स। ये किसके वजह से हो रहा है? सिस्टम आईटी के वजह से। एंड दैट्स व्हाई सर ये ऑडिट में काफी इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है एंड दैट्स व्हाई ये ऑडिटर को ध्यान देना है ऑडिट में, और इसका रिलेवेंस आता है, आईटी का रिलेवेंस आता है। समझ लिए? चलो, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर ट्रांजैक्शन अप्रूवल्स, क्रेडिट लिमिट चेक्स, अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स यूज्ड इन द बिजनेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिस्टम। मैंने बोला डेटर्स एजिंग रिपोर्ट, क्रेडिटर्स एजिंग रिपोर्ट, इन्वेंटरी एजिंग रिपोर्ट। जब भी कोई बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन, कोई डिसीजन मेकिंग करने जा रहा है, अभी हर महीने में सर कोई डिसीजन लेंगे कंपनी, तो मैंने देखना है सर प्रोविजन कितना बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए। अभी प्रोविजन कितना बनाना है, तो सिस्टम में एक रिपोर्ट लिया मैंने, सिस्टम का एक रिपोर्ट निकाला, उसको मैंने बोला सर डेटर्स का एजिंग रिपोर्ट। अब ये एजिंग रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया मेरा एक्सेल में, और एनालिसिस करके आई हैव प्रोवाइडेड कि इतना इतना सर प्रोविजन होना चाहिए। अभी इसका सबका बेसिस क्या है बेटा? लुक एट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि सर जब आपने प्रोविजन किया तो ये प्रोविजन किसके बेसिस पे हुआ? जो एजिंग रिपोर्ट है, जो आपने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे। ये एनालिसिस किसका हुआ? एजिंग रिपोर्ट का। अभी मुझे बोलो, जब ये एजिंग रिपोर्ट आया, ये सिस्टम से मिलाना रहे आपको, ये सिस्टम ने अगर गलत एजिंग रिपोर्ट दिया तो क्या? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सर जब मुझे एजिंग रिपोर्ट निकालना है तो मुझे कुछ तो सर सिस्टम को कमांड देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, तुझे बोलना पड़ेगा तुझे किस दिन का एजिंग रिपोर्ट चाहिए, तो एज ऑन डेट तुझे बोलना पड़ेगा। सही है? कौन से जीएल का चाहिए, वो जीएल का सर रेफरेंस तुझे देना पड़ेगा। सही है? तो ये जो इनपुट तेरा जा रहा है, अगर ये तेरा गलत हो गया, मुझे बोल, मुझे चाहिए था रिपोर्ट 31 मार्च का, मैंने गलती से वहां पे डाल दिया 30 अप्रैल। सही है? तो चलेगा क्या? नहीं, वो तो मेरा एनालिसिस ही गलत कर देगा। 31 मार्च का तो है ही नहीं वो चीज, तो इसीलिए ये इनपुट जाना सही है। अभी मुझे चाहिए था कोई XYZ जीएल का, मैंने कर दिया PQR जीएल, नहीं चलेगा। तो सर जीएल का भी मुझे सही इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। तो सर जब मैं बोलूं कि सिस्टम में बिजनेस में कोई एनालिसिस हो रहा है, वो एनालिसिस सर कोई ऐसे सिस्टम रिपोर्ट के बेसिस पे डिपेंडेंट है जिस सिस्टम रिपोर्ट पे जनरेट करने के लिए तुम्हें कुछ इनपुट देने हैं, तो अभी वो इनपुट सही जाने काफी जरूरी है। सही है? एंड ये इनपुट के साथ वो सिस्टम कैसे सर उस रिपोर्ट को जनरेट कर रहा है, उसका लॉजिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये दो चीजें अगेन सर ऑडिटर चेक करेगा। आर यू गाइस गेटिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सर अभी ये ऑडिटी का ऑडिट में कैसे रिलेवेंस आएगा? ऑब्वियस है सर, जो ऑडिट कर रहे हैं इस बात का ऑडिट करेंगे कि ये प्रोविजन सही हुआ या नहीं, बिकॉज ये मेरे कौन से असर्शन को अफेक्ट करेगा? ये मेरे असर्शन को अफेक्ट करेगा। कौन सा? बोलो ना, बैलेंस शीट का, डेटर्स का, असर्शन, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा, बिकॉज प्रोविजन गलत हो गया तो डेटर्स का बैलेंस गलत बैलेंस शीट में, तो इसलिए वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा। वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोविजन का अमाउंट सही है या नहीं, ये मुझे ऑडिट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब ये प्रोविजन का अमाउंट चेक करने के लिए मुझे डेटर्स एजिंग का एनालिसिस चेक करना पड़ेगा, ये एनालिसिस चेक करने के लिए मुझे एजिंग रिपोर्ट सही है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई मुझे देखना पड़ता है कि एजिंग रिपोर्ट मेरा कंप्लीट है क्या एंड एक्यूरेट है क्या। तो ये कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी किसका चेक करूंगा? बिकॉज ये एजिंग रिपोर्ट कंप्लीट हुआ, ये एक्यूरेट हुआ, तो सर ये एनालिसिस सही होएगा, एनालिसिस सही होएगा तो प्रोविजन सही होएगा। सही है? एंड देन वैल्यूएशन के असर्शन को टेस्ट करेंगे। बट सर ये कंप्लीट एक्यूरेसी मुझे इनपुट का देखना काफी जरूरी है, जिस बेसिस पे सर एजिंग रिपोर्ट बना, एंड उसके साथ सिस्टम का लॉजिक चेक करेंगे। तो इनपुट का तो कंप्लीटनेस एक्यूरेसी देखेंगे ही, प्लस लॉजिक चेक करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग? समझ रहे हो? तो ये से सर सिस्टम से रिपोर्ट बनते हैं। अभी जब भी मैनेजमेंट प्रोविजन करेगा तो वो ऐसे ही किया ना, तो मैनेजमेंट जब प्रोविजन किया तो अगर वो ऐसे ही किया तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिट में मुझे ध्यान देना कि ये सिस्टम का वेरी वेरी मच रिलेवेंस आता है सर। तो रिपोर्ट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिस्टम्स। तो एजिंग रिपोर्ट्स है, उसके बाद इन्वेंटरी एजिंग रिपोर्ट है, तो एजिंग रिपोर्ट मेरा डेटर्स का बन सकता है, क्रेडिटर्स का आएगा। सही है? नेक्स्ट, यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल बाय द सिस्टम, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब क्या? गाइज लुक एट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ये स्टार्टिंग में समझना जरूरी है, बाद में रिवीजन फटाफट हो जाएगा। तो एसओडी क्या बोलता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बोलता है कि भाई एक ही काम, एक पूरा बिजनेस प्रोसेस किसी एक बंदे को ना दो, वो बिजनेस प्रोसेस में अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करो। क्यों? बिकॉज फ्रॉड का रिस्क कम करना है। अगर मैं बोलूं कि मेरा पूरा सेल्स का ट्रांजैक्शन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एसओ, देन इनवॉइस, देन डिस्पैच करना है, एंड देन सर रिसीट करना है, ये सब सर अगर एक ही बंदा करता है तो वो झोल करने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वो पूरा मैनेज कर पाएगा। तो ऐसा ना करो। वो बोलता है भाई इधर सबको सेग्रीगेट कर दो, सेल्स एसओ करने वाला बंदा कोई अलग, इनवॉइस करने वाला बंदा कोई अलग, डिस्पैच करते समय अलग, रिसीट करने वाला सर अलग। तो अगर इसे सर सेग्रीगेट करोगे ड्यूटीज को,
तो अच्छी बात होगी, बिकॉज यहाँ पे फ्रॉड का रिस्क कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल टू रिड्यूस द फ्रॉड रिस्क। समझे? ये ऐसे 240 में भी रिलेवेंस आएगा, आर यू गाइस गेटिंग? अरे 240 में भी रिलेवेंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपको चेक करना जरूरी है। सर अभी ये सिस्टम में कैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होएगा? सेग्रीगेशन ऑफ, यहाँ पे इसका अलग सिस्टम, इसका अलग सिस्टम, सही है। तो ऐसे सर सिस्टम्स में पास ऑन करेंगे ना, जैसे इसने ऐसो किया, ये इनवॉइस में इसको लिंक हो जाएगा इसके सिस्टम को, यहाँ से सर डिस्पैच के यहाँ लिंक हो जाएगा, यहाँ से सर रिसेट के यहाँ लिंक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट। समझ रहे हो? चलो उसके बाद में सर ड्यू टू हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसके वजह से भी सर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है मेरा आईटी को कंसीडर करना ऑडिट करते समय। समझे? क्लियर विद दिस? रिलेवेंस ऑफ एन आईटी इन एन ऑडिट, क्या क्या पॉइंट्स है मेरे साथ फटाफट रिवाइज करोगे। सबसे पहला पॉइंट सर, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वो ऑटोमेटिक सर जनरल एंट्री, अकाउंटिंग एंट्रीज परफॉर्म होती है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, जैसे सर सब जीएल टू जीएल की एंट्रीज। नेक्स्ट हमने देखा सर ये जो भी बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा सेल्स ऑर्डर का रेट टू द इनवॉइस का रेट। देन रिपोर्ट जो भी सर बिजनेस से मिलते हैं, जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं काफी सारे रिपोर्ट सिस्टम से, जैसे कि एजिंग रिपोर्ट्स हो गए। नेक्स्ट यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल का सिस्टम रहता है सर, जैसे कि एसओडी का कंट्रोल सिस्टम हुआ, असाइन सिस्टम रोल्स टू रिस्पेक्टिव यूजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अभी यहाँ पे इसको वन मोर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अभी कभी इस बंदे को यहाँ पे आके एसओ करना रहा तो कर पाएगा क्या? नहीं। कभी इस बंदे को यहाँ से जाके सर डिस्पैच करना है, रिसेट करना है तो कर पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज इसके सिस्टम का लॉगिन आईडी पासवर्ड इसके पास ही रहेगा, किसी और के पास नहीं। हर एक बंदे का सिस्टम का लॉगिन आईडी पासवर्ड उसके पास ही रहेगा। तो ये किसके वजह से हुआ? सिस्टम की वजह से हुआ। सही है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। जब भी ऑडिट करेंगे तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, और जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं वो कैसे चल रहा है। अभी वो सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जो चल रहा है वो समझने के लिए, समझेंगे तो ठीक है सर, इंक्वायरी करेंगे। कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद बेटा उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन करते समय क्या क्या ऐसी चीज हमने डॉक्यूमेंट करनी जरूरी है ऑडिट के प्लानिंग सेक्शन में, तो वो बेटा काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लो क्या बोलते हैं। सबसे पहली चीज सर, जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो ऑडिटर ने कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने। क्या क्या ध्यान में रखना है? पहला पॉइंट कि कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट यूज करता है। सो मैनेजमेंट ने बोला सर हम एसएपी यूज करते हैं एंड और एक सर टैली यूज करते हैं, बट फॉर वेरी शॉर्ट सर, एकदम छोटा छोटा फंक्शन जो होता है उधर टैली यूज करते हैं, बाकी हम एसएपी यूज करते हैं सब मेजरली। तो बढ़िया बात है। तो ये अपने को समझ में आया कि एसएपी यूज कर रहे हो, टैली यूज कर रहे हैं, बिकॉज अभी पता है एसएपी यूज कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, टैली यूज कर रहे हैं तो चलो है ना, तो इसीलिए ये समझना काफी जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे इंक्वायरी करते समय कि सर आप कौन सा सिस्टम यूज करते हो। तो यू माइट गेट अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, आर यू लेट्स से कोई केस सिनेरियो आ गया कि यू आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑडिट ऑफ लेट्स से XYZ लिमिटेड एंड द XYZ लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सही है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you have to inquire about the understanding to understand and document the automated environment. What questions you will ask to the management of the company to understand and document the automated environment? क्या क्वेश्चंस पूछेंगे आप मैनेजमेंट को? तो ये पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट यूज कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन आप पूछोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछोगे कि उनका पर्पस क्या है ये सिस्टम का, फाइनेंशियल के लिए है, नॉन फाइनेंशियल के लिए। सर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल क्या? सर फाइनेंशियल मतलब ये अकाउंटिंग के लिए सिस्टम यूज कर रहे हैं। यस, उन्होंने बोला सर हम यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए। सर टैली किसके लिए यूज कर रहे हैं? उन्होंने बोला सर एचआर के लिए हम टैली यूज कर रहे हैं। बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ सर। मैंने बोला कि अगर मैं एसएपी यूज कर रहा हूँ एंड टैली यूज कर रहा हूँ अलग अलग चीज के लिए, तो अपने को समझना जरूरी है कौन सा फाइनेंशियल के लिए है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल के लिए, उनका पर्पस क्या है। समझ रहे हो? ये सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा कि ये जो भी आईटी सिस्टम आप यूज कर रहे हो एसएपी टैली, इसका सर सर्वर कहाँ पे लोकेटेड है, ये कहाँ से ऑपरेट होता है। ये सर आपका अगर कंपनी पूरा ग्लोबल लेवल पे चल रहा है तो ये कहाँ से ऑपरेट होता है, कहाँ पे सर इसका सर्वर मेंटेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी शुड नो व्हाई सर जहां पे इसका सर्वर मेंटेन रहेगा, जहां से ये ऑपरेट होता है वहां पर जाके हमें टेस्टिंग करना पड़ता है। सही है सर, अगर इसका सर्वर ही कई और लोकेशन पे है और हम यूजर बेस से टेस्टिंग करेंगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज मेजॉरिटी डेटा जहां से आ रहा है यूजर बेस में वो सर्वर से आ रहा है। तो सर्वर में अगर कुछ फॉल्ट रहा तो यहाँ पर जोली होने वाला है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी शुड नो कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, लोकल है ग्लोबल है।
आर्किटेक्चर क्या है, कैसे सिस्टम बनाया हुआ है, विद सिर्फ डेस्कटॉप बेस्ड है या सर क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म है, समझ रहे हो, ये आईटी में पढ़ लिया होगा ये इस चैप्टर में। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड है या क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये सर मेजॉरली चलता है आज के जमाने में, क्लाउड बेस्ड, सही है ना। नेक्स्ट चीज सर, वर्जन क्या है आईटी सिस्टम का, कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, एसएपी के भी काफी वर्जन है, टैली के भी काफी वर्जन है ना, 9.1। तो देखना पड़ेगा आपको कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, बिकॉज हर एक वर्जन का अपना अपना अहमियत है, कुछ एडिशनल फीचर्स आएंगे, कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स मिलेंगे, तो दैट इज व्हाट वी शुड नो कि कौन सा वर्जन एंटिटी यूज कर रहा है। नेक्स्ट थिंग, इंटरफेसेस कौन से है सिस्टम में कौन से इंटरफेसेस है, कि एडमिन का इंटरफेस। अभी कभी भी देखो सर, कोई भी सॉफ्टवेयर लिया आपने खुद का सॉफ्टवेयर लिया, मानो मैं अभी एडटेक कंपनी बोलूं, चलो मैं जब गाइडलाइन का एप्लीकेशन बोलता हूं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, चलो तो गाइडलाइन के एंड्रॉइड एप्लीकेशन में सर पहला इंटरफेस आएगा मेरा एडमिन का इंटरफेस, जहां से मैं कोर्स बना सकता हूं, उसके प्राइसेस डिसाइड कर सकता हूं, ऑल अथॉरिटीज एंड ऑल दैट थिंग्स आई कैन डिसाइड। नेक्स्ट सेकंड इंटरफेस आता है मेरे फैकल्टी का इंटरफेस, कि जो भी गाइडलाइन में फैकल्टीज है मेरे अलावा, एडमिन के अलावा, वो सभी फैकल्टीज का बेटा उनका खुद का इंटरफेस, बिकॉज उनको तो एडमिन लेवल के राइट्स नहीं रहेंगे, कोर्सेस वो नहीं बना पाएंगे, कोर्सेस तो मैं बनाऊंगा, उसके बाद वो वहां पे क्लासेस कंडक्ट करेंगे, तो फैकल्टी का इंटरफेस। उसके बाद आया सर स्टूडेंट का इंटरफेस, स्टूडेंट का इंटरफेस, बिकॉज स्टूडेंट तो सिर्फ देख पाएंगे। तो ये सर अपने को समझना पड़ेगा कि जब भी मैं कोई कंपनी का ऑडिट करूं तो उनके यहाँ कौन से इंटरफेस है, पहला एडमिन लेवल, सेकंड अगर मैं एडटेक कंपनी देखूं तो ऐसा, उसके बाद में एडमिन लेवल के भी सपोर्टिव रोल होता है, कि जो सपोर्ट कर रहा है एडमिन को, वो सपोर्टिव रोल के लिए उसका खुद का सर इंटरफेस, समझ रहे हो, केयर टेकर बोलते हैं उसको, अगर मैं गाइडलाइन के हिसाब से बोलूं तो बेटा ये सब होता है आपका समझना इंपॉर्टेंट, क्या कि भाई कौन से यूजर इंटरफेस है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कंपनी लेवल पे भी अपने को देखना पड़ेगा, जो भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, कि कौन से यूजर इंटरफेसेस वहां पे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा अपने पढ़े हैं, इन हाउस है या पैकेज्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन हाउस मतलब मैंने खुद ने बनाया, या सर पैकेज्ड है, किसी और से बना के लिया हुआ है, किसी और ने बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो प्रोवाइड करते हैं, मैंने लिया हुआ है, परचेस किया है। सो अगर मैं गाइडलाइन ऐप का बोलूं तो दैट इज पैकेज्ड, दैट इज नॉट इन हाउस, not produced or not manufactured, not actually developed by my team, core team, definitely सही है, तो पैकेज सॉल्यूशन है, समझते हो। ऐसा आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या आउटसोर्सिंग होता है, मतलब कैसा है, अगर मैं खुद का बोलूं, इन हाउस बोलूं, तो जब मैं बनाऊंगा मेरा एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन में सर मुझे एप्लीकेशन मेंटेनेंस करना पड़ता है। आपको काफी बार मैसेज आता होगा कोई एप्लीकेशंस का कि सर माय सर्वर इज ऑन मेंटेनेंस राइट नाउ, काफी बार ऐसा मैसेज आता है ना, रात को 12 बजे 1 बजे के बाद ये 4 घंटे के लिए सर्वर मेंटेनेंस पे रहेगा, सो उसके वजह से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना, तो वो रहता है बेटा ये वाला चीज। तो अभी ये जो मेंटेनेंस करेंगे उस सर्वर का कैश मेमोरी, ये सब अच्छे से सर उसका फ्लो अच्छे से बिठाओ, उसको फास्ट करो, एप्लीकेशन को कोई इश्यूज आ रहे तो देखो, तो ये सब चीजों के लिए अपने को मेंटेनेंस करना पड़ता है। अभी मेंटेनेंस हम खुद कर पाएंगे क्या, नो, उसके स्पेसिफिक मेंबर्स रहेंगे, आईटी के बंदे रहेंगे, तो मेंटेन करने वाले बंदों को सर इधर मैं आउटसोर्स करूंगा, नहीं तो मैं खुद सैलरी दूंगा, सही है। तो वो सपोर्ट सिस्टम वो क्या है, वो कहाँ से आउटसोर्स कर रहे हैं या इनके खुद है, तो कितना खर्चा होता है उस पर, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन की पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं इस सिस्टम में। सो की पर्सन माने सर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CIO, इसका CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सही है। आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स, फ्रॉम द वेबसाइट। वेबसाइट का नाम मैंने दिया हुआ है ये नोट्स के ऊपर ही, skslc.com, सही है। नहीं तो आप मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाके सर देख सकते हो नोट्स, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अपने को ये पूरा नोट्स, समझ रहे हो, पूरा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो एकदम बढ़िया से एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर लो। चलो अगर आपके पास नहीं है अभी तो चलो नेक्स्ट पॉइंट, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने किसी और से क्लासेस लिए हुए तो डेफिनेटली कोई टेंशन नहीं है नोट्स का, नोट्स चेंज मत करो, इन एग्जाम पे नोट्स चेंज नहीं करने के, जिस नोट से आपने पढ़ा है उसी नोट से बेटा आपने क्या करना है, पढ़ाई करना है। ये पूरा मॉड्यूल के बेस्ड है, सो एनीवेज इसमें कोई अलग नहीं है, मैंने जो किया वो मैंने मॉड्यूल के बेस पे इसको शॉर्ट किया है और इसको हाईलाइट किया है कि जो आपको बहुत ज्यादा ईजी बना देगा पढ़ने के लिए। चलो तो ये हुआ बेटा अपना पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड करना और डॉक्यूमेंट करना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को, सही है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, रिस्क क्या क्या होते हैं इसमें, अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जामिनेशन को, ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है पर ये क्वेश्चन बना था बेटा नवंबर 20 में,
ये क्वेश्चन बना था नवंबर 20 में, तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ये वाले क्वेश्चन का, ऊपर वाले, रिस्क दैट अराइजेस फ्रॉम द यूज ऑफ एन आईटी सिस्टम, जो ऑडिटर को कंसीडर करना जरूरी है। कौन से रिस्क को ऑडिटर कंसीडर करेगा, आईटी सिस्टम से क्या क्या रिस्क हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला रिस्क इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, दोनों अलग है। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग बोलूं मतलब सर जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस का फंक्शन गलत हो रहा है, डेटा जो सही है वो सही है सर। अभी मैंने बोला सर जब भी मुझे ये मेरा सिस्टम, इसको मैंने कुछ इनपुट दिया, ये इनपुट यहाँ पे प्रोसेस होएगा, प्रोसेस होके मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा, सही है। तो पहला रिस्क क्या है कि सर ये जो प्रोसेस हो रहा है ना ये इनएक्यूरेट है, यहाँ पे गलती है सर, ये सही नहीं हो रहा, बट सर इनपुट सही है, इनपुट सही है। सेकंड वर्डिंग क्या बोलता है, ये पहला था इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, देन सेकंड बोलता है प्रोसेस तो सही हो रहा है, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस सही हो रहा है, बट डेटा जो प्रोसेस हो रहा है ना वो डेटा ही इनएक्यूरेट है, समझ रहे हो, तो डेटा इनएक्यूरेट है। तो दोनों रिस्क है, आइदर से डेटा सही हो एंड प्रोसेस गलत वैसे हो, या सर प्रोसेस सही वैसे हो बट डेटा ही गलत हो। तो दोनों केस में अपने को आउटपुट ही अलग ही मिलने वाला है ना, आउटपुट तो गलत ही मिलेगा, बिकॉज सर पहले इसमें प्रोसेस गलत हुआ तो भी सर आउटपुट गलत, और प्रोसेस सही हुआ बट इनपुट डेटा ही गलत है तो भी आउटपुट गलत। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क, ये अपने को कंसिडर करना है। या सर दोनों हो सकते हैं, आइदर सर इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, नहीं तो प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, और सर बोथ। नेक्स्ट पॉइंट, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, जो भी डेटा एक्सेस होना चाहिए वहां पे अथॉरिटी नहीं है किसी बंदे को, अगर सर उसको अथॉरिटी मिल गया तो वो चेंज करेगा डेटा में, एंड ये चेंज करेगा तो बहुत बड़ी रिस्क आ जाएगी रे सर, तो इसीलिए ये बड़ा रिस्क है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, सही है ना। बिकॉज कभी कभी क्या होगा, अगर सर्वर को सर एक्सेस मिल गया है किसी को, तो सर्वर पे उसने चेंज कर दिया, पूरे सिस्टम की बैंड बज गई, बिकॉज सर्वर से ही पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा, अगर सर्वर में ही चेंज कर रहे हो तो बाकी इन्फॉर्मेशन में भी चेंज होएगा ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड मेंटेन अ वेरी रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम एक्सेस टू द रिस्पेक्टिव पर्सन जिसको अथॉरिटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, बट ये रिस्क होगा जब मैं आईटी सिस्टम यूज करूंगा तो ये बड़ा रिस्क आएगा मेरे, सही है। नेक्स्ट, डायरेक्ट डेटा चेंजेस, यही बात करी मैंने अभी कि बैकएंड पे कोई चेंजेस कर दे, सर्वर पे कोई चेंजेस कर दे जहां से सब इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, सही है ना, तो बैकएंड पे अगर कोई चेंजेस कर दे तो मेरे पूरे इन्फॉर्मेशन की बैंड बजेगा। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डायरेक्ट डेटा चेंजेस टू द बैकएंड। नेक्स्ट, एक्सेसिव एक्सेस, सुपर यूजेस प्रिविलेज्ड एक्सेस। अभी अच्छे से ध्यान दो, जब भी मैं कोई कंपनी बोलूं तो मान लो सर फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस डायरेक्टर, उसके नीचे फाइनेंस सीनियर मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे एसोसिएट्स, ठीक है। अभी क्या होएगा, एसोसिएट्स को रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस है अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने का, मैनेजर को ये तो एक्सेस रहेगा ही, ये वाला एक्सेस रहेगा ही जो एसोसिएट को है, प्लस इसको कुछ एडिशनल एक्सेस रिव्यू करने का, सही है, रिपोर्ट्स निकालने का। इसके बाद सीनियर मैनेजर को और सर एडिशनल एक्सेस, ये दोनों तो रहेंगे ही, ये दोनों एक्सेस सीनियर मैनेजर को रहेंगे, प्लस एडिशनल फाइनेंस डायरेक्टर तो पूरे एक्सेस रहेंगे ना, तो ये जो फाइनेंस डायरेक्टर को ये तीनों के रहेंगे प्लस एडिशनल रहेंगे काफी सारे। तो ये जो सर होता है इसको बोलते हैं सुपर यूजर प्रिविलेज्ड एक्सेस, ये तो सबसे बड़ा सुपर यूजर है ना, सुपर यूजर प्रिविलेज्ड एक्सेस। अभी क्या हो सकता है सर, इसको फाइनेंस डायरेक्टर को या सीनियर मैनेजर को अगर नीचे वालों का एक्सेस है, तो अगर इसने कुछ इंफॉर्मेशन पुट किया, बट सर यहाँ पे अगर कोई चेंज करना है तो ये बंदा कर सकता है या ये बंदा कर सकता है, अगर यहाँ पे इसने कुछ इंफॉर्मेशन दिया और इस पे कुछ चेंजेस करने तो ये तीनों लेवल के बंदे कर सकते हैं। तो नाउ यू हैव टू सी कि सुपर यूजर प्रिविलेज एक्सेस की वजह से क्या झोल हो सकता है। अगर सर इन दोनों का झगड़ा हो गया, मैनेजर का और फाइनेंस डायरेक्टर का, और मैनेजर ने कुछ सर सिस्टम में चेंजेस किए थे, वो फाइनेंस डायरेक्टर ने डायरेक्ट चेंजेस कर दिए, ऑब्वियसली सिस्टम से लॉग पता चलेगा, सिस्टम में लॉग मेंटेन होता है और वो लॉग रिपोर्ट लेने से अपने को पता चलता है किसने कब कौन से यूजर आईडी से चेंजेस किए हैं। बट झोल तो हो सकता है ना, रिस्क तो है, तो दैट रिस्क वी नीड टू कंसीडर। समझ रहे हो बेटा, आर यू गाइस गेटिंग, क्या पॉइंट है, समझा। तो पहला सर इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, पहला इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ। नेक्स्ट, अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू द डेटा। नेक्स्ट, यूजर चेंज कर सकता है सर बैकएंड पे डेटा चेंजेस। नेक्स्ट, एक्सेसिव एक्सेस और सुपर यूजर्स प्रिविलेज एक्सेस, लैक ऑफ एडिक्वेट एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी सर सही से नहीं हुआ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो अपन ने एग्जांपल देखा था वो एग्जांपल के हिसाब से। नेक्स्ट, अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू द सिस्टम्स और प्रोग्राम्स। अभी ध्यान दो, कोई आईटी पर्सन के साथ झगड़ा करोगे तो उसका क्या सर कीमत चुकानी पड़ती है। सिस्टम में कोई सर चीजें हैं, अभी वो आईटी पर्सन को ही पता रहेगा, वो सब चीजें थोड़ी ना अपने को एक्सप्लेन करेगा कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है,
ना उसने कोई प्रोसेस सर लॉजिक बिठाया, अपने हमने उसको प्रोसेस बोला कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, अभी वो सिस्टम में कैसे होना चाहिए वो डिजाइन कर रहा है खुद, उसने कोडिंग यूज करके सर ये प्रोसेस यहाँ पे फिट किया, सही है। अभी ये बंदे के साथ मेरा झगड़ा हो गया, ये बंदे के साथ झगड़ा हुआ तो इसने क्या किया, पूरा चेंज कर दिया रे प्रोसेस, ऊपर गया वो सिस्टम में गया, उसने मुझे कुछ बताया नहीं, वो सिस्टम में गया, वो सिस्टम में उसने चेंज कर दिया, बैकएंड पे प्रोसेस ही चेंज कर दिया, तो इससे ऑपरेट होने वाले मेरे सभी बिजनेस फंक्शंस पूरे इफेक्ट हो गए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये रिस्क है, ये बड़ा रिस्क है, तो ये रिस्क पे सर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये रिस्क कितना बड़ा है एंड कैसे सर ऑपरेट करता है, एंटिटी इसके ऊपर क्या कंट्रोल्स रखता है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट। अभी सर ये तो हुआ सर अनऑथराइज चेंजेस टू द सिस्टम्स और प्रोग्राम्स, उसके बाद में सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो सर जीएसटी का रेट चेंज हुआ, कोई प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट पहले 18% था, जो सिस्टम में मेरा 18% है, अभी वो सर हो गया कोई 24%, मान लो फॉर एग्जांपल जस्ट बोल रहा हूँ, अभी 18 का 24 हुआ, तो मुझे सिस्टम में चेंज करना चाहिए, बट मैंने टाइम पे सर इसका चेंजेस ही नहीं किया, अभी तक 18% ही रखा, तो मेरा जो भी इनवॉइस बना वो 18% से ही बनेगा। तो सर अगर मैं टाइम पे चेंजेस ना करूं सिस्टम में, तो ये रिस्क है ना कि इनएक्यूरेट सर मुझे आउटपुट मिलेगा, तो फेल्यूर टू मेक द नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम्स और प्रोग्राम्स, ये भी एक बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट रिस्क लॉस ऑफ डेटा, ये तो काफी बड़ा रिस्क है, इसीलिए तो बैकअप्स मेंटेन करते हैं कितने सारे। चलो फटाफट फटाफट रिवाइज करो। रिस्क दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम, फर्स्ट इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, नेक्स्ट प्रोसेसिंग इन इनएक्यूरेट डेटा, देन अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस, देन direct data changes at the backend, next excessive access or super user privileged access, next lack of adequate segregation of duty SOD, next unauthorized changes to the systems or programs IT person वाला example, next failure to make necessary changes on periodic basis, जो भी requirement है उस हिसाब से, and loss of data, ये सब रिस्क है। अभी सर ये रिस्क जो है, इन रिस्क को मैंने डेफिनेटली ऑडिट प्रोसीजर्स पे इंपैक्ट आएगा, ये रिस्क को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, अगर नहीं कंसीडर करूंगा तो भाई कैसे ऑडिट क्वालिटी होगा। तो ऑडिट में सर रिस्क को कंसीडर करके मुझे देखना पड़ेगा इसका क्या क्या इंपैक्ट आता है। नाउ व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ सच आईटी रिस्क ऑन माय सब्सटेंटिव ऑडिट, माय कंट्रोल्स का ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, ये मुझे देखना जरूरी है। सबसे पहले सर सब्सटेंटिव ऑडिट पे क्या क्या आएगा, सर ये रिस्क है, ये इतना बड़ा रिस्क हो रहा है सर, तो ये रिस्क की वजह से मैं मेरे कभी भी जो भी मुझे सिस्टम से डेटा मिल रहा है वो डेटा पे रिलाई नहीं कर सकता, बिकॉज ये रिस्क की वजह से वो डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। तो सर आई कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम्स, सर रिलाई नहीं करेंगे तो फिर क्यों ले रहे हो डेटा, भाई यूज तो करना पड़ेगा, पर यूज तो करना है सर और रिलाई भी नहीं कर रहे, तो रिलाई तो नहीं करूंगा बट चेक तो कर सकता हूँ, तो रिलाई तो नहीं करूंगा बट आई विल चेक द सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट्स का कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, एग्जांपल दिया था मैंने पहले आपको, सही है, डेटा सीजिंग रिपोर्ट, तो इनपुट डेटा का मैं कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करूंगा कि वो कंप्लीट है क्या, वो एक्यूरेट है क्या, अगर है तो सही है सर, फिर आई कैन रिलाई, मैं बेसिस पे सर डायरेक्ट डेटा मिल गया और पूरा की पूरा रिलाई कर गया, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो आईटी रिस्क इन्वॉल्व है, वो रिस्क के वजह से सर मैं कभी रिलाई नहीं कर सकता, आई नीड टू चेक द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ दैट सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, मोर ऑडिट एविडेंस आई नीड टू ऑब्टेन, मोर ऑडिट एविडेंस, क्यों, बिकॉज सर ये सिस्टम से आई है तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर झोल हो गया तो बहुत बड़ा झोल होगा, तो मुझे ज्यादा ऑडिट एविडेंस यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, और अगर सर मुझे कभी दिखा कि मेरा कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी फेल हो रहा है तो फिर तो सर और ज्यादा एडिशनल प्रोसीजर्स मुझे ऑडिट के करने पड़ेंगे। ये हुआ मेरा सब्सटेंटिव ऑडिट। सब्सटेंटिव ऑडिट में क्या क्या आता है, दो चीजें सर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते समय एंड एनालिटिकल प्रोसीजर 520, ऐसे 520 के हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते समय। सर जब मैं कंट्रोल्स टेस्ट कर रहा हूं तो कंट्रोल्स में क्या क्या इंपैक्ट आएगा, क्या क्या इंपैक्ट आएगा सर कंट्रोल्स में, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कंट्रोल्स में भी तो सर डेटा यूज ही हुआ है ना, कंट्रोल्स में भी तो डेटा यूज ही हुआ है, कंट्रोल्स टेस्ट करूंगा मतलब मैं प्रोसेस टेस्ट करूंगा, प्रोसेस टेस्ट करूंगा मतलब देखूंगा कि जो डेटा आया, जो प्रोसेस हुआ वो सही हुआ या नहीं। तो अभी अगर सर ये डेटा मेरे सिस्टम से हुआ है तो मैं यहाँ पर भी रिलाई कर सकता हूँ क्या डेटा पे, बिल्कुल भी नहीं। तो आई कैन नॉट अगेन रिलाई ऑन द कंट्रोल्स एंड डेटा, सिस्टम कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बिल्ट इनटू द एप्लीकेशन, मैं उन कंट्रोल्स पे, जो भी मेरे सिस्टम्स में कंट्रोल्स है उस पर मैं रिलाई नहीं कर सकता, बिकॉज सर उसको भी सर रिस्क है। अगर सर बैकएंड पे किसी ने चेंजेस कर दिए, या सर प्रोसेसेस में, सिस्टम्स के प्रोसेस डिजाइनिंग में चेंजेस कर दिया, आईटी पर्सन का एग्जांपल, अगेन झगड़ा हो गया, तो सर ये रिस्क है ना कि वो कंट्रोल्स ठीक से काम नहीं करेंगे, तो आई कैन नॉट रिलाई ऑन द कंट्रोल्स। नेक्स्ट, आई कैन नॉट रिलाई ऑन द आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। इसके पहले अपने को समझना पड़ेगा कि 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं। गाइज लुक एट दिस,
तीन टाइप के कंट्रोल होते हैं, नीचे तो देखेंगे ही हम, इसके बाद देखेंगे, बट अभी फटाफट रिवाइज कर लो। तीन टाइप के कंट्रोल होते हैं। सबसे पहले होता है जनरल आईटी कंट्रोल्स, उसके बाद रहता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एंड थर्ड रहता है मेरा कौन सा, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। अभी एग्जांपल में इसका देता हूं, जीआईटीसी और एप्लीकेशन कंट्रोल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल क्या बोलता है, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल बोलता है सर, जैसे कि एग्जांपल डेटा सेजिंग रिपोर्ट का एनालिसिस। क्या हुआ, सिस्टम से डेटा सेजिंग रिपोर्ट लिया, इसके बेसिस पे एनालिसिस किया, एनालिसिस करके सर प्रोविजन का अमाउंट बनाया। अभी सर जब भी मैं बोलूं ये एनालिसिस किया, प्रोविजन का अमाउंट बनाया, तो ये किसी बंदे ने बनाया, इसका अप्रूवल कोई और बंदा करेगा, सही है। तो ये जो भी एक्टिविटी हो रहा है मेरा, ये करने का, ये इतना एक्टिविटी, ये मेरा पूरा मैन्युअल एक्टिविटी है। बट सर जब ये मैन्युअल एक्टिविटी कब परफॉर्म हुआ, जब सिस्टम से ये रिपोर्ट मुझे मिला, ये तो मेरा सिस्टम है ना, तो इस सिस्टम से मुझे रिपोर्ट मिला, तब ये मैन्युअल एक्टिविटी हुआ। सो ये जो मैन्युअल कंट्रोल हो रहा है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम कंट्रोल, सही है। मैनुअल कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, ऐसा मैनुअल कंट्रोल जो आईटी पे डिपेंडेंट है। अभी मुझे बोलो, अगर ये आईटी फेल हो जाता है तो मैनुअल कंट्रोल तो फेल होना ही है, सही है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो दैट्स वाई मुझे चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है कि सर मैं सबसे पहले ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे भी रिलाई नहीं कर सकता, और मेरे आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स पे भी रिलाई नहीं कर सकता। सर रिलाई नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, सेम चीज सर, जो यहाँ पे रिलाई नहीं की है तो हमने उसका कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक कर लिया इनपुट डेटा का, वह यहाँ पर भी वही करेंगे। इस पे रिलाई नहीं कर रहे, इस पे रिलाई नहीं कर रहे, तो सर डेफिनेटली यहाँ पर भी सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट्स का हम टेस्ट करेंगे, क्या, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। सो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सेम आ जाएंगे, सही है। एग्जाम के हिसाब से अगर याद रखना है तो रिलाई का एक पॉइंट लिखने ना, रिलाई का पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे कंट्रोल्स में दो पॉइंट आएंगे, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स, और वहां पे सर कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा एंड रिपोर्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, सर रिलाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे फॉर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी टेस्टिंग। दोनों लेवल पे सेम ही पॉइंट, सब्सटेंटिव ऑडिट रहने दो, कंट्रोल रहने दो। एंड सर अगर मेरा कंट्रोल ही फेल हो रहा है, बोलो मुझे कंट्रोल फेल हो रहा है, तो मुझे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। जब मुझे ध्यान में आया कि सर टीओसी परफॉर्म किया, जब मुझे पता चला कि टीओसी में कोई झोल मिला, तो टीओसी में अगर झोल मिला तो सर मैं सब्सटेंटिव ऑडिट में ज्यादा ध्यान दूंगा, वहां पे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, ज्यादा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, सही है। तो ये मेरा इंपैक्ट आता है कंट्रोल्स के ऑडिट पे। एंड नेक्स्ट इंपैक्ट सर रिपोर्टिंग में क्या होगा, तो रिपोर्टिंग में वेरी सिंपल चीज है सर, मैं कम्युनिकेट करूंगा टीसीडब्ल्यूजी को क्या क्या झोल मुझे लग रहे हैं, एंड उसके बाद में सर मॉडिफाई कर दूंगा ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू एसे 705। आर यू गाइस गेटिंग। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सर हो सकता है। अभी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 705 किस किस वजह से होता है सर, मॉडिफिकेशन गाइस चलो फटाफट रिवाइज कर लेंगे साथ में। मॉडिफिकेशन ऐसे 705 का पार्ट, मॉडिफिकेशन बोले तो सर एक तो सर ओपिनियन चेंज हो सकता है, ओपिनियन अफेक्टेड, नहीं तो सर ओपिनियन नॉट अफेक्टेड बट ईओएम एंड ओएम के थ्रू जाएगा, और ओएम के थ्रू जाएगा, ईओएम या ओएम के थ्रू जाएगा, एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं तो अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू, जहां पे ओपिनियन नॉट अफेक्टेड, ओपिनियन नॉट अफेक्टेड। जब सर ओपिनियन पे अफेक्ट नहीं आता, अपन मॉडिफिकेशन तो करना है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सर एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं तो अदर मैटर पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू एसे 706। जब सर ओपिनियन अफेक्ट होता है तो यहाँ पे हम जाते हैं 705 में और देखते हैं सर कौन से टाइप के ओपिनियन आएंगे। आइदर सर मेरा क्वालिफाइड ओपिनियन रहेगा, एडवर्स रहेगा, नहीं तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रहेगा। ये जो तीनों ओपिनियन से डिपेंड करते हैं सर उसका दो चीजों पे, एक सर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है क्या, सेकंड सर उसका परवेजिवनेस क्या है, कितना है, परवेजिव है या नहीं है। अगर सर मैं बोलूं परवेजिव है, अभी इसका टेबल बना लेंगे फटाफट। अगर मैं बोलूं सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं मिला है, सही है, उसके बाद में बोला सर परवेजिव है, एक मिनट रुको, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है नहीं मिला है, मैंने परवेजिव बोला सर है, उसके बाद नहीं तो मैं टेबल अपना नॉर्मल जैसा बनाते वैसे ही करता हूं, मतलब आपको याद रहेगा वो, सही है ना। परवेजिव नहीं है और उसके बाद परवेजिव है। अगर मैं बोलूं सर मेरा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है मुझे, एंड उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो परवेजिव नहीं है सर, तो इन दैट केस में क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा।
सर अगर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि उसका इंपैक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगा एंड परवेजिव बट परवेजिव नहीं रहेगा, तो फिर भी मैं क्वालिफाइड ही दूंगा। तो मतलब नॉट परवेजिवनेस के केस में हम दोनों केस में कौन सा ओपिनियन देते हैं? क्वालिफाइड। बट सर अगर परवेजिव आता है, परवेजिव माने सर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, डिसीजन मेकिंग पे मेजॉरिटी इंपैक्ट आता है, एफएस पे काफी बड़ा इंपैक्ट आता है, वेरियस एसर्शंस को अफेक्ट करता है। परवेजिव माने क्या? अफेक्टिंग वेरियस एसर्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, affecting various assertions at overall FS level, overall FS level, समझते हो? तो ये परवेजिवनेस चेक की है। अगर मैंने देखा कि सर मेरा ये जो भी है, मैंने कोई प्रोसीजर किया, ऑडिट प्रोसीजर, और उस बेसिस पे मुझे पता चला कि ऑडिट एविडेंस तो मुझे मिल गया बट उसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव है, तो मैं इंपैक्ट मेरा आएगा ऑडिट ओपिनियन पे एडवर्स ओपिनियन। सही है। एंड सर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं है, या सर इसमें रहेगा, इसमें दो सीन हो सकते हैं। सर मुझे ऑडिट एविडेंस तो मिला, ऑडिट एविडेंस मिला बट नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, बट नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या सर सेकंड ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं। सही है। ये दोनों सीन सर मेरे इसमें सेकंड इसमें नो में आ जाएंगे। अगर सर ये दोनों केस में यहां पर मेरा जो भी आएगा वो एस्टिमेट्स रहेंगे, एस्टिमेट्स रहेंगे, एस्टिमेट्स के बेसिस पे बोलूंगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, एस्टिमेट करूंगा उसका इंपैक्ट परवेजिव है या नहीं है। तो अगर मैं बोलूं सर एस्टिमेट किया परवेजिव है इंपैक्ट, तो फिर डिस्क्लेमर आएगा। समझे? एस्टिमेट किया कि उसका इंपैक्ट परवेजिव है तो डिस्क्लेमर आएगा। आर यू गाइस गेटिंग? समझ रहे हो? तो सबसे खतरनाक तरीका कौन सा हुआ? डिस्क्लेमर वाला, फिर एडवर्स वाला, फिर क्वालिफाइड वाला। समझ रहे हो? क्लियर विद दिस? तो ये अपन ने ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट योर एसए 705, ये भी हम साथ में डिस्कस कर लिए, रिवाइज कर लिए। ये एनीवेज आपका चैप्टर नंबर 11 के रिवीजन में कवर हो जाएगा। सही है। चलो तो बेटा उसके बाद में अभी हम डिस्कस करने जाएंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जिसमें से हमने पहला तो एक टाइप तो कवर कर लिया है, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। उसमें से पहला टाइप देख लो, जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल क्या बोलता है? सर ये एक ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रहते हैं दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो जब भी मैं सिस्टम में बात करूं सर, मेरे सिस्टम में देख लो सर कोई सर्वर है, ठीक है, अभी सर्वर है, सर्वर के बेस पे सर काफी सारे यूजर के कंप्यूटर्स हैं जो ये सर्वर से लिंक्ड है। अभी सर्वर का एक ही कंप्यूटर है सर, बड़ा वाला। अभी यहाँ पे अलग अलग सर यूजर से, कोई फाइनेंस का बंदा है, कोई फाइनेंस का बंदा है जो काम करता है, कोई अदर बंदा है, ऐसे काफी सारे यूजर्स के सर ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड है इससे। समझे? तो अभी मैंने क्या बोला कि जब सर मैं बोलूं ये सर्वर में कुछ झोल हो गया तो ये कंप्यूटर्स इफेक्ट करने वाले पूरा पूरा सिस्टम इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे सर ये एप्लीकेशंस में जो कंट्रोल्स रहते हैं, ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स हुए, ये एप्लीकेशंस में मुझे बोलो सर ये एप्लीकेशंस के कंट्रोल्स किस पे डिपेंडेंट है? ये सर्वर के बेस पे। बट सर यहाँ पे जो रिस्क आएंगे इसके लिए भी कुछ कंट्रोल्स रखने पड़ेंगे। तो ये सर एप्लीकेशंस के कंट्रोल्स को, जो काफी सारे एप्लीकेशंस को सर रिलेट करता है, ऐसे सर्वर के ऊपर जो कंट्रोल्स रखने हैं इसको बोलते हैं जीआईटीसी। अभी मैंने बस एग्जांपल के लिए सर्वर बोला, सो इट इज नेसेसरी क्या कि सिर्फ सर्वर रहेगा? नो। बिजनेस एनवायरनमेंट, आईटी एनवायरनमेंट में जनरल कंट्रोल्स, जैसे कि सर यूजर एक्सेस सिक्योरिटी, जैसे कि सर यूजर एक्सेस सिक्योरिटी, तो इसका एक एग्जांपल आया सर्वर वाला, इसका सर एक्सेस सिक्योरिटी। इसे सर जो जनरल कंट्रोल्स है वो बोलते हैं जीआईटीसी में। सही है। तो अच्छे से ध्यान दो, जीआईटीसी ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। टाइप्स ऑफ कंट्रोल तो मार्क कर लेना इसको, BER मतलब बिफोर एग्जाम रिवीजन। सही है। तो लास्ट डे में रिवाइज करोगे। जनरल आईटी कंट्रोल्स, अगर आप ये लास्ट डे पे ही देख रहे हो तो फिर तो कोई नहीं, अभी कर लो फटाफट अच्छे से रिवाइज, पॉज करके वीडियो को। जनरल आईटी कंट्रोल्स तो ये ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो रिलेट करते काफी सारे एप्लीकेशंस को एंड सपोर्ट करते इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दोज एप्लीकेशन कंट्रोल्स। कैसे सपोर्ट करेंगे? बिकॉज जीआईटीसी सही रहेगा तो सर एप्लीकेशन भी सही से चलेंगे। नेक्स्ट, GITC that maintains the integrity of information and security of data। सही है। ऐसा कोई जनरल आईटी कंट्रोल्स जो सर सिक्योरिटी को मेंटेन करता है डेटा के एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। वैसे कौन से कंट्रोल्स होते हैं? फर्स्ट, डेटा सेंटर पे और नेटवर्क ऑपरेशंस पे कंट्रोल, मतलब सर सर्वर पे कंट्रोल्स, डेटा सेंटर, डेटाबेस में जो सब बड़ा सिस्टम सर्वर। नेक्स्ट, प्रोग्राम चेंज अथॉरिटी, कि प्रोग्राम्स में अपन ने एक रिस्क देखा था कि बैकएंड पे जाके सर अगर प्रोग्राम्स में कौन चेंज कर दिया तो, सही है ना, तो वो चेंज के लिए सर कोई कंट्रोल्स रहेंगे तो वो ये जीआईटीसी रहेंगे। समझे? नेक्स्ट, एक्सेस सिक्योरिटी, ये बोल दिया मैंने। एक्सेस सिक्योरिटी, किसको एक्सेस देना चाहिए कौन से सिस्टम्स का,
तो ये मेजर सर कंट्रोल्स डिसाइड करेंगे। एंड एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कि सर पूरे सिस्टम को, एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करना है, कैसे मेंटेन करना है, उसके ऊपर जो कंट्रोल्स है वो कंट्रोल सर जनरल आईटी कंट्रोल्स में। क्लियर विद दिस? तो आपको ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है। लुक एट दिस, ये सेंटेंस बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। जीआईटीसी दैट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। वो कौन से कंट्रोल्स है? ये 4 टाइप के कंट्रोल्स है। तो यू माइट बी आस्क विद दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन कि सर टेल अस द 4 एग्जांपल्स ऑफ जीआईटीसी व्हिच रिलेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो ये 4 आपके एग्जांपल जाएंगे, समझ रहे हो? नेक्स्ट हमने कंट्रोल देखा था सर एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या बोले? एप्लीकेशन कंट्रोल। अच्छे से ध्यान दे दो, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है। एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब सर इसमें दोनों कवर होंगे, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी सर एप्लीकेशन में ऐसा कोई कंट्रोल है, सो आइदर वो मैनुअल कंट्रोल हो या ऑटोमेटेड कंट्रोल हो, जो बिजनेस प्रोसेस लेवल पे ऑपरेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बिजनेस प्रोसेस लेवल पे ऑपरेट करता है। एक मिनट, हाँ, ऐसा कोई कंट्रोल दैट ऑपरेट्स एट द बिजनेस प्रोसेस लेवल, वो कंट्रोल्स को बोलते हैं सर एप्लीकेशन कंट्रोल। तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर आइदर मैनुअल और ऑटोमेटेड या बोथ। सर वो मैनुअल भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो सर दैट ऑपरेट एट द बिजनेस प्रोसेस लेवल, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कंसीडर। समझ रहे हो? ये जो बिजनेस प्रोसेस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, आइदर मैनुअल कंट्रोल्स या सर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। Next, automated application controls are embedded in the applications and help in ensuring the completeness, accuracy and integrity of data. कैसे कैसे एप्लीकेशन कंट्रोल? वो जो सबसे पहले एग्जांपल दिया था मैंने, सेल्स ऑर्डर में से रेट पिकअप करेगा इनवॉइस बनाते समय ऑटोमेटिकली, दैट इज एप्लीकेशन कंट्रोल। समझ रहे हो? वो एप्लीकेशन कंट्रोल हुआ। जैसे कि सर एडिट चेक्स इन एप्लीकेशन, कभी कभी एडिट कर सकते नहीं है तो वो रेट का फील्ड एडिट नहीं कर सकता, दैट इज एप्लीकेशन कंट्रोल। सेकेंड थिंग, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा। कभी भी किसी वेबसाइट पे जाओगे, अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह कर रहे हो तो वहां पे ईमेल आईडी डालने का पूछ रहे हैं और स्टार मार्क दिया है, मतलब मैंडेटरी है। जब तक आप वो फिट नहीं करोगे तब तक आप सबमिट नहीं कर पाओगे फॉर्म को। एंड नेक्स्ट थिंग सर, जब भी आप ईमेल पुट किए, चलो मान लिया आपने ईमेल भी वहां पे डाल दिया आईडी, अभी वो ईमेल आईडी में आपने गलत से लिख दिया, कोई .com लिखा ही नहीं, तो डोमेन आईडी नहीं है, तो ईमेल आईडी सही नहीं है। तो ईमेल आईडी सही नहीं है तो आपको एरर मार्क देगा नीचे कि यूर ईमेल आईडी डज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट और समथिंग एल्स, जो भी उन्होंने एरर मार्क डाला है सिस्टम डेवलपर ने, तो एरर मार्क आएगा, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट योर एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट लाइक ईमेल डोमेन कंप्लीटनेस अपन ने जो देखा। नेक्स्ट, सीक्वेंस नंबर चेक्स, यूजर लिमिट चेक्स, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। जो मैंडेटरी डेटा फील्ड मैंने बोला ना कि स्टार मार्क किया है, तो वो मैंडेटरी है, आपने इनपुट देना ही है, विदाउट दैट यू कैन नॉट कंप्लीट दैट फॉर्म। सही है? नेक्स्ट बेटा, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, थर्ड वाला। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या बोलता है? यू कैन चेक इट आउट। ये जो ईमेल डोमेन आईडी का एप्लीकेशन कंट्रोल होता है, आप जा सकते हो मेरे वेबसाइट पे SKSGLC में। अगर आप एग्जाम के टाइम देख रहे हैं तो बिल्कुल भी ये चीज फॉलो नहीं करोगे, अदरवाइज आप SKSGLC में जा सकते हो। वहां पे नीचे एक फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, वहां पे आपको डेटा डालने को पूछते हैं, तो अगर आप वहां पे ईमेल आईडी गलत डाल के देखो तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सेकंड थिंग, अगर ईमेल आईडी मैंडेटरी है वहां पे और सर आपने सबमिट कर दिया तो सबमिशन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट थिंग, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल सर ऐसे बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं जो यूज करते हैं सम फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द आईटी सिस्टम, जो अपन ने एग्जांपल लिया था डेटा सेजिंग रिपोर्ट का। समझ लिए? तो ये मैनुअल कंट्रोल्स है जो सर सिस्टम का डेटा को यूज करते हैं, जो सिस्टम से प्रोड्यूस किया उस डेटा को यूज करके सर कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग? चलो फटाफट तीनों कंट्रोल्स मेरे साथ रिवाइज कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जीआईटीसी। जीआईटीसी सर जनरल कंट्रोल्स है जो हेल्प करते हैं फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल। आर यू गाइस गेटिंग? और उसका सर अगर मैं सिक्योरिटी ऑफ डेटा और इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का एग्जांपल्स बोलूं तो पहला सर मेरा डेटा सेंटर पे ऑपरेशंस पे जो कंट्रोल्स है वो, यूजर एक्सेस सिक्योरिटी के लिए जो कंट्रोल्स है वो, और ऐसे ही सर मुझे ध्यान देना पड़ेगा ये मेरे जीआईटीसी के कंट्रोल्स हुए। नेक्स्ट कंट्रोल सर मेरा एप्लीकेशन कंट्रोल का। एप्लीकेशन कंट्रोल का सर क्या बोलता है? ये ऐसे मैनुअल और सर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रहेंगे दैट ऑपरेट एट द बिजनेस प्रोसेस लेवल। सही है? और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में सर अगर ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स है तो वो एम्बेडेड रहते सिस्टम में, तो याद कर लेना वो सेल्स ऑर्डर वाला एग्जांपल जहाँ पे रेट मैन्युअली सर नहीं पिकअप कर पाएंगे इनवॉइस बनाते समय, तो सेल्स ऑर्डर से पिकअप करेगा। एंड उसका एग्जांपल सर वहां पे वो एडिट भी नहीं कर पाएगा, चेंज भी नहीं कर पाएगा। सर नेक्स्ट चीज इसमें अगर एग्जांपल देखे तो एडिट चेक्स बोला, वेबसाइट का बोला, ईमेल डोमेन आईडी कंप्लीटनेस, उसके बाद बोला कि वो डोमेन आईडी अगर डाल नहीं रहे हो मैंडेटरी फील्ड है तो कंप्लीटनेस है।
वो आपको इनपुट देना जरूरी है, उसके बिना सबमिट नहीं कर पाओगे फॉर्म को। एनआईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हमने एग्जांपल लिया सर थर्ड वाला, क्या, डेटा सेजिंग रिपोर्ट। डेटा सेजिंग रिपोर्ट से यूज करके सर एनालिसिस करेंगे प्रोविजन का सर, बनाएंगे एंड प्रोविजन को अप्रूव करा के लेंगे। ये जो मैनुअल कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है, जो भी एम्प्लॉइज कर रहे हैं, वो किसके बेसिस पे डिपेंडेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द एजिंग रिपोर्ट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम। समझ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ध्यान रखना बेटा। 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अभी तक के 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट, सेकंड अपन ने जो बोला रिस्क, आईटी रिस्क दैट आर रिलेवेंट टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर, एंड थर्ड ये जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स है। इंपैक्ट ऑफ आईटी रिस्क ऑन ऑडिट क्यों नहीं बोला, बिकॉज वो रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है। रिपीट डेफिनेटली हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि उसको स्किप करोगे, डेफिनेटली पढ़ोगे, बट प्रायोरिटीज ये 3 पे दोगे। एंड उसके पहले भी एक मैंने बोला था प्रोसीजर कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आप पूछोगे जब इंक्वायरी करोगे टू अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला वाला रिलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट, सेकंड क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे व्हाइल इंक्वायरिंग अबाउट द एंड डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के लिए, थर्ड आईटी रिस्क दैट नीड टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर, एंड फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सही है, आई होप गाइस एकदम अच्छे से समझ गए, अभी तक आपको एकदम बढ़िया से समझ गया है, सही है ना। यस, सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना नया पार्ट, ऑडिट टेस्टिंग मेथड। इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, आरटीपी में भी इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले पे, ये वाला जो पार्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर देना BER। ओके, अभी चलो फटाफट पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे सर ये क्वेश्चन का आंसर वगैरह कैसे लिखते हैं। सही है, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। देख लो बेटा, ऑडिट टेस्टिंग मेथड कि सर जब भी हम ऑडिट का टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये एक्चुअली सिर्फ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सर क्या रिलेशन नहीं रखता है, ये क्वेश्चन का रिलेशन पूरे ऑडिट में आएगा। सही है, तो पहली चीज सर ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, एक बार फटाफट अगर आप रिवाइज कर लोगे तो बोलो मुझे, सर ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। सर सबसे पहला इंक्वायरी, सही है, उसके बाद में सर ऑब्जर्वेशन नाम से तो समझ रहा है, उसके बाद इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये बात करता है सर आपका ऐसे 520, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये बात करता है ऐसे 505, रिकैलकुलेशन, एंड और एक आता है रीपरफॉर्मेंस। सही है, ये क्वेश्चन आपको बनेगा जनरल ऑडिट का क्वेश्चन सर, कि ऑडिट के क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो बना चुका हूँ, सही है, तो वो आप देख सकते हो डिटेल में इसका अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। और इसके अलावा सर जो आरएपी और सर ये सभी प्रोसीजर्स किसके हैं, आरएपी एंड एफएपी के। ये आरएपी और एफएपी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये 315 के हिसाब से जो भी परफॉर्म करेंगे, तो सर ये जो परफॉर्म करेंगे कैसे करेंगे, तो ये इस हिसाब से करेंगे। ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी एक अलग से डिटेल प्रोसीजर वीडियो बना चुका हूँ, एकदम शॉर्ट वाला बढ़िया सा, और इसके ऊपर भी बना चुका हूँ पूरे इसके ऊपर। सही है, अभी हम डिस्कशन करें तो सर इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ये जो हम करेंगे इसमें से सबसे बढ़िया सर प्रोसीजर कौन सा है, सर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव और सबसे इफिशिएंट ऑडिट एविडेंस कौन सा देता है। सो आपको आरटीपी में एक क्वेश्चन है कि विच इज द ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड्स यू द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट इफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट इफिशिएंटली ऑडिट एविडेंस। तो अगर मैं इंक्वायरी की बात करूं तो मुझे इफिशिएंटली तो मिल जाएगा, बिकॉज मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, एम्प्लॉय से बात करूंगा, एंड मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, सो दैट विल बी माई मोस्ट इफिशिएंटली। बट इफेक्टिव रहेगा क्या, नो, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू डॉक्यूमेंट दैट, बिकॉज मेरे पास जो सपोर्टिंग एविडेंस है दैट विल बी नॉट दैट मच कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस नहीं रहेगा। तो इंक्वायरी सिर्फ अपने लिए क्या बनेगा सर, मोस्ट इफिशिएंट बनेगा। तो इफिशिएंट बनेगा तो मैं EF कर दूं, यस EF कर देता हूं, और इफेक्टिव के केस में EC कर देता हूं। सही है, तो इफिशिएंट बनेगा तो EF सर, EFN करता हूं, इफिशिएंट। और सर अगर मैं बोलूं ऑब्जर्वेशन, तो ये इफेक्टिव तो नहीं रहेगा, इंक्वायरी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करूं तो सर देख रहा हूं फिजिकल वेरिफिकेशन, देखते देखते मुझे पता लग गया कि सर ये कुछ तो झोल है, बट इसको अगेन में सर ये इफिशिएंटली तो परफॉर्म कर पाऊंगा, बट अगेन सर इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो ये भी सर EFN है, बट नॉट माई इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस। सही है, उसके बाद में सर इंस्पेक्शन मुझे सर डॉक्यूमेंट्स देगा,
इंस्पेक्शन मुझे डॉक्यूमेंट देगा और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मैं डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करूंगा और पता लगाऊंगा कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, मिसस्टेटमेंट है क्या, फिर बाद में मटेरियल इमटेरियल। ओके, बट इंस्पेक्शन के केस पे फिर मुझे इफेक्टिवनेस आएगा क्या ऑडिट एविडेंस का? यस, बिकॉज आई विल बी हैविंग द सपोर्टिव ऑडिट एविडेंस, कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस रहेगा, तो ये तो इफेक्टिव रहेगा सर, इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। बट मुझे बताओ सर ये इफेक्टिव रहेगा बट इफिशिएंट रहेगा क्या? ईएफसी सर ये इफिशिएंट नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे कितने सर टेस्टिंग करेंगे, एंड वहीं पे सर मेरा आता है ऑडिट सैम्पलिंग। क्या बोले? यहीं पे सर रिलेवेंस आता है फिर ऑडिट सैम्पलिंग का कि पूरा 100% नहीं कर सकते, इसीलिए इफिशिएंट नहीं है। सही है। नेक्स्ट, तो मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर सर अगेन इफेक्टिव है, बट सर इफिशिएंट देखना पड़ेगा किस हिसाब से है। इफिशिएंट है सर कुछ लेवल पे, इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो एनीवेज ये पूरा मुझे देगा नहीं। बट सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये भी सर इफिशिएंट है, इफेक्टिव है बेसिकली, बट सर इफिशिएंट नहीं है कि सभी डेटर से सभी क्रेडिटर से सभी पार्टी से कंफर्मेशन ले। नो सर, ये भी सैम्पलिंग बेसिस पे जाएगा, 530 इधर भी अप्लाई होगा। रिकैलकुलेशन में तो सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होगा सर, इधर सर सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होगा, तो कैसे मैं इफेक्टिव बोल सकता हूँ? नहीं। बट सर री-परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन का, री-परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, मोस्ट इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर। तो ये री-परफॉर्मेंस में क्या होता है सर? ये मोस्ट इफेक्टिव क्यों? बिकॉज जो मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया सर प्रोसीजर, वही प्रोसीजर पूरा की पूरा हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोस्ट इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस कहां से मिलेगा? री-परफॉर्मेंस से मिलेगा। बट सर अगर मुझे मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट इफिशिएंट चाहिए तो कोई एक सिंगल प्रोसीजर फॉलो करके मैं कर सकता हूं क्या? नो सर, आई हैव टू फॉलो अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर। वेरी इंपॉर्टेंट, आरटीपी में क्वेश्चन है कि टू ऑब्टेन द most effective and most efficient audit evidence, which audit procedure need to be performed by the auditor? Auditor cannot achieve the most effective and most efficient audit evidence by performing a single audit procedure. He has to follow the combination of audit procedure. And generally, look at this, very important. Generally, मैं बात कर रहा हूँ generally, not always. Generally, ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है बेटा आपका इंक्वायरी और इंस्पेक्शन का। Inquiry and inspection is considered to be the generally most effective and most efficient audit evidence providing audit procedure. But हर केस में जरूरी है क्या? No. You have to look at the scenario. उस सिनारियो को अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके सर अपने डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विल प्रोवाइड यू द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। क्लियर विद दिस? समझा एकदम अच्छे से? चल, तो ये अपना पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं, उसमें मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस कौन सर प्रोवाइड करेगा। चलो, उसके बाद में अभी डिस्कशन करके जाएंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। इधर गए हैं क्या यार? एक मिनट रुको। हाँ चलो सर, उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे। देख लो फटाफट इसको गो थ्रू कर देते हैं अपने नोट्स के थ्रू कि ऑडिट टेस्टिंग मेथड्स। सबसे पहले सर इंस्पेक्शन अगर इंक्वायरी अगर देखें तो मोस्ट इफिशिएंट है बट लीस्ट ऑडिट एविडेंस है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। अगर मैं सिर्फ ऑडिट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करूं तो सिर्फ यही मुझे ऑडिट प्रोसीजर काम आएंगे। इधर ना ही मेरा रिकैलकुलेशन बनेगा, बिकॉज सर वहां पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में मैनुअल थोड़ी हो, मैं तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहा ना, तो सिर्फ यहाँ पे 4 ही प्रोसीजर काम के आएंगे। सही है, बट मैंने जो अभी समझाया वो सबको एप्लीकेबल होगा, जनरल ऑडिट में भी एप्लीकेबल होगा और इधर भी एप्लीकेबल होगा। ओके चलो, तो इंक्वायरी, then observation, then inspection, re-performance. Re-performance is the most effective and gives the best audit evidence, but time consuming है and less efficient है most of the time. समझे? तो most effective कौन सा है? सर most effective बोल रहा हूँ, not efficient, most effective re-performance, not the inspection. inspection के ऊपर भी सर effectiveness re-performance से मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छे से ध्यान में रखना। ओके चलो, नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन जनरली gives the most effective and most efficient audit evidence. ये सर स्टेटमेंट बनता है आपके एग्जामिनेशन में आरटीपी के हिसाब से। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक रिस्क। अरे क्या हो गया? हाँ, तो मैंने आपको जो बताया ना कि भैया ये इंक्वायरी ले या कौन सा हम कॉम्बिनेशन करें, ये सर एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने को देखना पड़ेगा, ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये तो जनरली बोले कि इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट एफिशिएंट देगा, बट हर केस में नहीं होगा। तो आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, जैसे कि सर रिस्क असेसमेंट क्या है, कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है वहां का, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है बिजनेस में, असर्शंस कौन से एड्रेस कर रहे हो,
तो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कौन से ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म करने हैं। आर यू गाइस गेटिंग? यस। तो दिस जजमेंट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली, ये रिक्वायरमेंट दिया है इसे 230 ने, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि भाई जो भी आप डिटरमाइन करोगे मेथड्स और उसका जो जजमेंट करोगे कि कौन से मेथड्स आपने परफॉर्म करने हैं, वो अपने अच्छे से डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि क्यों 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 वही मेथड सिलेक्ट किए एंड वो कैसे आपको हेल्प करेंगे, कौन से मेथड्स आपने सिलेक्ट किए, कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। उसके बाद एक आईएफसी वाला छोटा सा पॉइंट है कि आईएफसी किसको एप्लीकेबल होता है। ये छोटा सा चार्ट है भैया, ये आप एकदम फटाफट से अपने मॉडल से ही देख लेना, बिकॉज एनीवेज इसका कोई यहाँ पे स्पेसिफिक रिलेवेंस नहीं है आईएफसी का, समझ रहे हो। दिस इज द जनरल पॉइंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ओके चलो, ये इंटरनल कंट्रोल्स के चैप्टर में हम रिवाइज कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे टाइम इसको स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम, चलो कंट्रोल्स बेस्ड ऑडिट अप्रोच। ये क्या बोलता है कि भैया जब भी आप ऑडिट का टेस्ट ऑडिट परफॉर्म करोगे तो देख लो, एकदम अच्छे से ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, मैं ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूं। ओके, अभी जब मैं ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूं तो इसका मैं बेसिस ले रहा हूं कंट्रोल्स के बेसिस पे। कंट्रोल्स के बेसिस पे माने सर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, बिजनेस के कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, रिस्क को देख रहा हूं, रिस्क के बेसिस पे देख रहा हूं कि एंटिटी कैसे इस रिस्क को मिटिगेट करता है, और मैं उसके लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करता हूं। इसके लिए मैं टीओसी परफॉर्म करता हूं एंड देन देखता हूं भाई टीओसी में कितना सर मुझे रिस्क मिला और कितना बेसिकली इनका कैसे इनका कंट्रोल्स ऑपरेट करता है। उस बेसिस पे मैंने डिटरमाइन करना है सर सब्सटेंटिव ऑडिट कितना परफॉर्म करूंगा। ओके, अगर टीओसी मेरा फेल होता है तो सब्सटेंटिव ऑडिट ज्यादा परफॉर्म करूंगा, नहीं तो सर मैं नॉर्मल परफॉर्म करूंगा। आर यू गाइस गेटिंग क्लियर विद दिस? कम तो परफॉर्म नहीं करोगे, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू एसेज वो आपने करना ही पड़ेगा। बट सर अगर आपका ये रिस्क टीओसी के हिसाब से ज्यादा आ रहा है तो वहां पे आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। ये होता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बोल रहे हैं, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे जब आपका यहाँ पे टीओसी फेल हो जाता है तो, समझे? क्लियर विद दिस? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सर मैं बात कर रहा हूं जब मैं ऐसे कंट्रोल्स के बेसिस पे मेरा ऑडिट अप्रोच डिसाइड करता हूं तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे उसका सर ऑडिट होता है। चलो सबसे पहले सर रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क क्या है, तो रिस्क असेसमेंट लेवल मतलब प्लानिंग लेवल। प्लानिंग लेवल पे देखेंगे कौन से सिग्निफिकेंट अकाउंट्स है, कौन से सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर्स है जो उस एंटिटी को एप्लीकेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने के लिए। उसके बाद में कुछ क्वालिटेटिव कंसिडरेशन करेंगे, कुछ क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन करेंगे। ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था मटेरियलिटी के केस में भी कि मटेरियलिटी जब डिसाइड करते हो तो आप एफएस का एनालिसिस करते हो। व्हेन यू परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर एट द प्लानिंग स्टेज, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर का रिवीजन करेंगे तो 3 स्टेजेस है। पहला प्लानिंग स्टेज पे भी एपी परफॉर्म होता है, सही है। उसके बाद में परफॉर्म होता है एग्जीक्यूशन लेवल पे एंड थर्ड कंक्लूजन लेवल पे। तो प्लान लेवल पे, एग्जीक्यूशन लेवल पे और कंक्लूजन लेवल पे जब परफॉर्म करोगे तो ये प्लान लेवल पे जब परफॉर्म होता है ना तो वो होता है टू आइडेंटिफाई दिस सिग्निफिकेंट अकाउंट्स। तो अभी जब सिग्निफिकेंट अकाउंट्स अंडरस्टैंड करना है तो वहां पे अमाउंट तो देखोगे कितना ज्यादा अमाउंट है अकाउंट बैलेंस का, और सेकंड चीज आप देखोगे उसका क्वालिटी क्या है, मतलब कितना इंपॉर्टेंस है। तो सिर्फ अमाउंट मैटर करता है क्या? नहीं, कभी कभी अमाउंट बहुत छोटा रहेगा बट भाई वो टैक्सेशन का एलिमेंट है, टैक्सेशन का जीएल है, टेस्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है, लीगल ड्यूज है ना, लॉज एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बेस्ड अपॉन क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। कितना भी अमाउंट हो जीएल का, टीडीएस का जीएल है, टीडीएस का जीएल स्टैट्यूटरी ड्यूज, अमाउंट भले ही सर 50 रुपए हो फिर भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो दिस इज बेस्ड अपॉन व्हाट, योर क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी, समझ रहे हो। और क्वांटिटी मेरा आएगा अमाउंट के बेसिस पे, समझ रहे हो। सो जैसे मैंने बोला सेल्स है, सेल्स में बट स्क्रैप सेल्स जो है ना वो बहुत ही कम है सर। स्क्रैप सेल मानो सर कुछ 5,000 रुपए का है और कंपनी का टर्नओवर है कुछ सर 200 करोड़ रुपए, तो ये 5,000 रुपए छोड़ दो, इवन 2 लाख भी रहा सर तो भी हम नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज काफी कमी अमाउंट है सर, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता इसको कंसिडर करने के लिए, तो इसको सर हम निकाल देंगे। क्लियर विद दिस? चलो, तो ये सर क्वालिटेटिव बेसिस पे एंड क्वांटिटेटिव बेसिस पे कंसिडरेशन करके रिस्क असेसमेंट करो, क्या है क्या नहीं है, कितना रिस्क है। रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को देखो, कौन से असर्शंस कहाँ पे एप्लीकेबल होते हो, क्या टेस्ट करने हैं। देन आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेस ऑफ मिसस्टेटमेंट्स की कहाँ से गलतियां हो सकती है उसको सर आइडेंटिफाई करो, सही है ना। बेस्ड अपॉन असर्शंस एंड रिस्क असेसमेंट लेवल, रिस्क लेवल। तो रिस्क लेवल मैनेजमेंट से रिस्क को पता करोगे बेस्ड अपॉन परफॉर्मिंग इंक्वायरी ऑडिट प्रोसीजर, ओके, एंड ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन करोगे, इंक्वायरी करोगे, उस बेसिस पे पता लगाओगे कि भाई यहाँ पे क्या 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 रिस्क है, और रिस्क के बेसिस पे देखोगे कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, एंड देन देखोगे सर ये जो रिस्क आया फ्रॉम अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम, कि यहाँ पे जितना आईटी सिस्टम यूज होता है वो आईटी सिस्टम की वजह से कितना रिस्क अराइज होता है। तो जो अपन आईटी रिस्क पढ़े ना बेटा, वो आईटी रिस्क को यहाँ पे कंसीडर करोगे रिस्क असेसमेंट पे। तो ओनली रिस्क असेसमेंट आपका ये वाला पार्ट नहीं है, उसमें आईटी रिस्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है। तो ये रिस्क असेसमेंट लेवल पे ये अपना पॉइंट हो गया जब मैं कंट्रोल्स को ध्यान में रख के सर ऑडिट अप्रोच डिजाइन करता हूं। अभी नेक्स्ट पॉइंट सर, ये एक बार रिस्क असेसमेंट कर लिया तो उसके बाद में सर हम अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस प्रोसीजर्स को फ्लो चार्ट्स के थ्रू एंड नैरेटिव्स के थ्रू। अभी फ्लो चार्ट्स नैरेटिव्स क्या होता है, सही है, तो फ्लो चार्ट्स मतलब सर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नैरेटिव्स एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स ऑफ प्रोसेस, सही है। तो अभी सर ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू, नैरेटिव्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे पूरे प्रोसीजर्स को। एक बार सर पूरे प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स बनाएंगे, आरसीएम बनाएंगे। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, एकदम अच्छे से समझ लो। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स देख लो, मैं एक बार आपको बता रहा हूं कैसे उसका फॉर्मेट होता है, सही है। मान लो सर कोई मेरा आरसीएम है रेवेन्यू का, ओके, रेवेन्यू का। अभी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में नाम दिया जाता है O2C, मतलब ऑर्डर टू कलेक्शन। ऑर्डर कौन सा, कस्टमर का ऑर्डर आने से कलेक्ट होने तक, पैसा आने तक, मतलब ऑर्डर मिला कस्टमर का, उसके बाद उसको सेल किया, एंड सेल के बाद जो रिसीट आएगा वो रिसीट तक, कलेक्शन तक, ये पूरा प्रोसीजर माना जाता है रेवेन्यू के केस में, समझे। तो अभी आरसीएम क्या रहेगा सर, आरसीएम में रहेगा कि क्या क्या रिस्क है बिजनेस में, सही है, और रिस्क के असर्शंस कौन से हैं, वो असर्शंस भी पता रहेंगे सर, इसमें लिखे रहेंगे। अभी ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एंटिटी कौन सा कंट्रोल परफॉर्म करता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है कंट्रोल का, ये मतलब कब कब परफॉर्म होता है, हर मंथली कंट्रोल होता है, डेली कंट्रोल होता है, या कब कब परफॉर्म करता है ये एक्टिविटी, ओके। उसके बाद ये कंट्रोल का नेचर क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल है या डिटेक्टिव कंट्रोल है, ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन सर रहेगी। तो ये कंट्रोल कौन परफॉर्म करेगा, कंट्रोल क्या है, व्हाट इज द कंट्रोल, एंड वो परफॉर्म द कंट्रोल, ये दोनों क्वेश्चन सर यहाँ पे एड्रेस होंगे। व्हाट इज द कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटी क्या है और कौन परफॉर्म करता है। देन कंट्रोल रिव्यूअर कौन है, वो भी सर इस पे पता चलेगा। तो कंट्रोल रिव्यूअर कौन है ये भी इधर पता चलेगा। तो पूरा सर चिट्ठा रहेगा आपका रिस्क एंड कंट्रोल का, दोनों का। तो सर ये हर एक बिजनेस प्रोसीजर का अलग अलग लेवल से रहेगा। तो O2C मतलब ऑर्डर टू कलेक्शन, रेवेन्यू टू कलेक्शन, उसके बाद P2P बोलते हैं, मतलब परचेस प्रोक्योरमेंट टू पे, मतलब परचेस टू पेमेंट तक, सही है। उसके बाद में FA का रहेगा फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद में सर ट्रेजरी मतलब कैश एंड बैंक के लिए, ऐसे सर लॉज एंड रेगुलेशंस, टैक्सेशन, लॉज, टैक्स, सबके लिए सर यहाँ पे ऐसे आरसीएम बनाए हुए रहेंगे। ये बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी किसका होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकल लाइफ की, इसलिए इतना बोल रहा हूँ रिवीजन लेक्चर में भी। क्यों सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका बनाने का रहता है मैनेजमेंट का। ये ऑडिटर बनाएगा क्या, नहीं, ये तो मैनेजमेंट बनाना चाहिए, और इसमें कोई एडिशन जरूरी हुआ बेस्ड अपॉन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग तो वो ऑडिटर कराएगा, ओके, क्लियर विद दिस। तो मॉड्यूल में जो लिखा है प्रिपेयर करो, प्रिपेयर एक्चुअली में ऑडिटर करेगा क्या, मैनेजमेंट करेगा सर, वो तो मैनेजमेंट करेगा, क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे प्रिपेयर एक्चुअली होना चाहिए क्या, नहीं, वो तो रिव्यू होना चाहिए, उसके बाद एडिशन अगर करेंगे तो वो सर ऑडिटर कराएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में सर हम डिजाइन टेस्टिंग करेंगे कंट्रोल्स का बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रूज ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस, कि पूरा प्रोसेस का स्टार्ट टू एंड तक पूरा टेस्टिंग करेंगे, वॉक थ्रू करेंगे, देखेंगे कैसे परफॉर्म हो रहा है एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड नेक्स्ट सर हम उसका डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करेंगे। क्या क्या टेस्ट करेंगे, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। क्या क्या होता है सर डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में, फटाफट DIM एंड OE, डीम ऑफ IC एंड OE, ऐसे मैंने शॉर्टकट बोला ही आपको, सही है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या होता है। डिजाइन इंप्लीमेंटेशन में सर जब हम टेस्टिंग करते हैं तो डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन लेंगे और वो ट्रांजैक्शन का सर डिटेल में टेस्टिंग करेंगे कि जैसे कंट्रोल एंटिटी बोलता है वैसे ही परफॉर्म हुआ क्या। एंड उसके बाद में सर हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में कुछ सैंपल्स के ट्रांजैक्शंस लेंगे, जो सर यहाँ पे हमने चेक किया वही हम पूरे उतने सैंपल्स के लिए करेंगे। इसका सैंपल साइज क्या रहेगा, इसका सैंपल साइज डिटरमाइन करेगा कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे, जिसका फैक्टर्स का बेसिस रहेगा रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, उस कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी क्या है, सही है, उस कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये थर्ड फैक्टर छोड़ दो, दो फैक्टर मेजरली रहेंगे, एक रोमम एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी। एंड रोमम में दो पार्ट आएंगे सर अपने, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क,
समझ रहे हो। बट हम कभी भी इनहेरेंट एंड कंट्रोल को अलग से एसेस करते हैं क्या? नहीं, बिकॉज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी बोलता है सर रोमम को एक ही तरफ से कंबाइंड असेसमेंट होता है। इसका भी एक अलग से क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। आर यू गाइस गेटिंग? समझ रहे हो। आरटीपी में इसका एक अलग से क्वेश्चन है, रोमम का कंबाइंड असेसमेंट होता है ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क एंड नॉट द सेपरेट असेसमेंट। समझ रहे हो। आर यू गाइस गेटिंग क्लियर विद दिस एकदम अच्छे से? चल, तो ये कौन सा स्टैंडर्ड बताता है कंबाइंड असेसमेंट का? ये होता है सर एसे 315। क्लियर विद दिस? ये हमने बात कर लिया, काफी डिटेल में हम डिस्कशन कर रहे हैं, काफी डिटेल में हम रिवाइजन कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो इसीलिए मैंने इतना डिटेल में सोचा है। मैं चाहे तो इसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं क्लिप्स अलग से एक बना के एडिट करके मैं उतना डाल दूंगा ताकि लास्ट टाइम आप फटाफट रिविजन कर सको। Then process wide considerations for entity level controls and segregation of duties उसको अंडरस्टैंड करो, एंड देन IT जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल को अंडरस्टैंड करो एंड इवैल्यूएट करो। तो सबसे पहले रिस्क एसेस किया, देन अंडरस्टैंड किया बिजनेस प्रोसीजर्स को, कंट्रोल्स को, एंड देन इवैल्यूएट किया उसको, देन उसके बाद में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस करें। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करें तो मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में क्या क्या टेस्टिंग होता है। समझ रहे हो बेटा, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में क्या क्या टेस्टिंग होता है, समझ गई आपको। टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये पार्ट हमने देखा टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का। इसमें क्या क्या करते हैं एक बार फटाफट देख लो। हाँ, एसेस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स टेस्टिंग। पहले नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट सर कंट्रोल्स टेस्टिंग का एसेस करेंगे, कब कौन से कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, कब करना है और कैसे सर करना है, कितना ज्यादा करना है। देन रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, कंप्लीटनेस और एंड एक्यूरेसी। तो मैंने बोला आपको जब भी कोई कंट्रोल्स को टेस्ट करोगे तो उसका सोर्स डेटा जो है, सोर्स डेटा माने सर इनपुट डेटा, कहाँ से वो कंट्रोल जनरेट हुआ, तो उसका सोर्स डेटा का कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी का टेस्टिंग करते हो। ये अपना पार्ट कवर हुआ है अपने चैप्टर नंबर 3 के रिवीजन में भी, जहाँ पे मैंने बोला था आपको कि कोई भी ऑडिट एविडेंस का आपको रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी देखना पड़ता है अप्रोप्रिएटनेस टेस्टिंग के लिए, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। तो रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी में रिलायबिलिटी कहाँ से आता है, वन पॉइंट इज योर सोर्स डेटा, कि जहां से वो ऑडिट एविडेंस जनरेट हुआ उसका सोर्स डेटा क्या है, वो कंप्लीट है क्या, एक्यूरेट है क्या, वो आपको चेक करना पड़ता है। एंड देन आप रिलायबिलिटी में सेकंड पॉइंट देखते हो, दैट इज नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। समझ रहे हो। नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स मतलब कैलकुलेशन फाइल्स, एक्सेल फाइल्स। ओके, तो की रिपोर्ट्स टेस्ट करेंगे, आप स्प्रेडशीट टेस्ट करोगे जहां पर भी कैलकुलेशन हुआ है। सैंपल टेस्टिंग करेंगे, ओई टेस्टिंग में मैंने आपको बताया अभी कुछ सैंपल साइज डिटरमाइन करेगा, वो सैंपल साइज कहाँ पे रिकमेंड किया है, प्लीज लुक एट दिस, रिकमेंड मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंड किया है कि मिनिमम इतना सैंपल साइज होना चाहिए इन द गाइडेंस नोट ऑफ ICFR। ICOFR माने इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का गाइडेंस नोट दिया है ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, ICAI ने गाइडेंस नोट दिया है ICOFR पे, उसमें लिखा है मिनिमम सैंपल साइज कितना होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसीडर द कंप्लीटनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टाफ एंड टीम परफॉर्मिंग द कंट्रोल टेस्टिंग, कि जो भी स्टाफ परफॉर्म कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड वो कैसे कॉम्पिटेंट है या नहीं है वो अपने को चेक करना है। एंड देन सर ओई टेस्टिंग होने के बाद हम रिपोर्टिंग पे ध्यान देंगे कि ये कंट्रोल जो हमने टेस्ट किए उसमें कुछ डिफिशियंसीज मिले क्या, एंड सर जो भी सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज है, मटेरियल वीकनेसेस है, उनको इवैल्यूएट करेंगे एंड इवैल्यूएट करके सर उसमें कोई कंट्रोल वीकनेस में रेमेडिएशन करना है क्या एंटिटी, रेमेडिएशन मतलब सर उसको कोई सुधार कर रहा है क्या, कोई सुधार हुआ है क्या, एंड उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल्स का मेमो देंगे, मैनेजमेंट लेटर देंगे। ये क्या होता है, दिस इज नॉट द लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज नॉट द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580 वाला, ये तो मैनेजमेंट लेटर होता है। इसमें हम सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो भी हमें कंट्रोल्स में वीकनेसेस लगे वो मैनेजमेंट को बताते हैं कि भाई यहाँ पर आपके कुछ झोल हो रहे हैं, भले ही इसका इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ना आया हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ना आया हो और उसका इंपैक्ट हमने ऑडिट ओपिनियन में भी ना दिया हो, फिर भी आप इसको इंप्रूव कर सकते हो एंड ये इंप्रूवमेंट के स्कोप है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो वो भी हम उनको बताएंगे कुछ हमारे ऑब्जर्वेशंस के साथ। वो होता है मैनेजमेंट लेटर, इंटरनल कंट्रोल्स मेमो या मैनेजमेंट लेटर दोनों सेम ही है। एंड देन सर हम इसका असेसमेंट करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट पे, एंड इसको सर हम देखेंगे 705 के हिसाब से यहाँ पे कोई अपना ऑडिट ओपिनियन आता है क्या, और IFC का अगर ऑडिट ओपिनियन एप्लीकेबल है तो वहाँ पे IFC का स्पेसिफिक ऑडिट ओपिनियन अपना चला जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग क्लियर विद दिस। ये हुआ अपना कंट्रोल्स बेस्ड ऑडिट अप्रोच। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करो, देन अंडरस्टैंड करो, इवैल्यूएट करो, एंड देन सर अपने ओई टेस्टिंग करो, एंड देन रिपोर्टिंग का ध्यान दो। अभी लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। उसका पहला पॉइंट आता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, मतलब कैट टूल्स। सर ये क्या होते हैं?
ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो ऑडिटर यूज करेगा इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। गाइज यहाँ पे काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि डेटा एनालिटिक्स और कैट्स में फर्क क्या है। तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है भैया? डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा को एनालाइज करने का। अभी वो एनालिसिस करने के लिए, दैट इज द प्रोसेस, वो एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे वो टेक्निक्स को बोलते हैं कैट। आर यू गाइस गेटिंग? क्या बोले सर? जो एनालिसिस अपने को करना है डेटा का, दैट एनालिसिस ऑफ डेटा इज व्हाट डेटा एनालिटिक्स। जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस है, अभी वो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो हम टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे उसको बोलते हैं कैट्स। क्लियर विद दिस? तो दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये कंफ्यूजन मत होना, दिस विल बी योर एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जामिनेशन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स इज डिफरेंट एंड योर कैट्स इज डिफरेंट। कैट्स टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो डेटा एनालिसिस करने में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, यूजेस क्या होते हैं भैया इसके? चेक द कंप्लीटनेस ऑफ डेटा पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन आइदर टीओसी और सब्सटेंटिव। जो भी आप टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करोगे, एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करोगे, उसमें जो भी आप डेटा यूज कर रहे हो, पॉपुलेशन यूज कर रहे हो फॉर द सैंपल सिलेक्शन, उसका सर कंप्लीटनेस चेकिंग करने के लिए हम ये टूल्स का, टेक्निक्स का यूज करते हैं। काफी डिटेल में मैंने रेगुलर क्लास में लिया है अराउंड सर, इससे में अपना आधा पौन घंटा चला गया था डिस्कशन करने में 7 पॉइंट्स में, बट चलो अभी पूरा रिपीट नहीं कर सकता। सैंपल सिलेक्शन, रैंडम एंड सैंपल सिलेक्शन भी सर टूल्स ही करा के देंगे, मतलब ऐसे टूल्स है कि जो सैंपल सिलेक्शन करा के देंगे ऑटोमेटिकली। सो ये बिग 4 में होता है। नेक्स्ट, द कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टीबी फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस देता। तो अगर जिसने मेरा क्लास किया आपको पता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म द जनरल एंट्री टेस्टिंग, जेई टेस्टिंग हम करते थे, जर्नल एंट्रीज का टेस्टिंग करते थे, तो वी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये जो रिकंस्ट्रक्शन वाला है ना, ये हम ट्रायल बैलेंस रिकंस्ट्रक्ट करते थे बेस्ड अपॉन द जीएल डम, और इसका सर बाद में एक सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हम ये सब चीजें करते थे। वो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट व्हाट योर कैट्स। नेक्स्ट, री-परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट, तो इसके लिए भी टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, ये भी मैंने आपको बताया था, ऐसे 240 का रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर भी आपका एमसीक्यू बनता है कि विच स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर्स द एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो ऐसे 240 रिक्वायर करता है। क्यों? बिकॉज सर यहाँ पे फ्रॉड रिस्क होता है, एंड फ्रॉड रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, समझे? तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है भैया ये करना अपने को चेक। सही है? आर यू गाइस गेटिंग क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंड कंट्रोल डिफिशियंसीज का कितना इंपैक्ट आएगा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एंड ओपिनियन पे, उसको इवैल्यूएट करने के लिए भैया हम ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं। सो दिस माइट बी योर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन कि क्या क्या कैट्स का यूज होता है। ये चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर बनेंगे, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा। सही है? ये सजेस्टेड अप्रोच टू बेनिफिट कि कैट का यूज करके कैसे अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो पहले अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे, देन सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या डेटा किस सोर्स में है, कहाँ से आया है, आंसर कहाँ से जनरेट हुआ है, क्या किस फॉर्मेट में है। उसके बाद में उस क्राइटेरिया को, ये जो क्राइटेरिया डिफाइन किया उसको सर उस डेटा पे अप्लाई करेंगे। सही है? उसके बाद में देखेंगे कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ दैट डेटा, वो सर एक्सट्रैक्ट किए पहले डेटा, उसके बाद कंप्लीटनेस एक्यूरेसी देखेंगे। वही सोचा कि ये क्या हो रहा है, तो पहले एक्सट्रैक्ट किए डेटा को, उसके बाद में पहले सोर्स एंड फॉर्मेट आइडेंटिफाई किया था, देन एक्सट्रैक्ट किया डेटा को, देन उसका कंप्लीटनेस एक्यूरेसी चेक किया, देन सर क्राइटेरिया जो अपने डिसाइड किया वो अप्लाई किया, और क्राइटेरिया डिसाइड करने के बाद वैलिडेट किया, कंफर्म किया रिजल्ट्स को, आउटपुट्स को, एंड देन उसको डॉक्यूमेंट किया इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 230। सही है? दिस इज द व्हाट द अप्रोच फॉर योर कैट। ओके, क्लियर विद दिस? तो चल, दिस वाज योर ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पॉइंट एंड लास्ट। अभी सर जो भी आपको ऑडिट के फाइंडिंग्स मिलेंगे उसको कैसे एसेस करोगे और कैसे रिपोर्ट करोगे वो अपन पढ़े थे इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो अगर आपको सर कंट्रोल में कोई डिफिशियंसी मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है, एक्सेप्शन माने सर जो भी डिफरेंस है, एक्सेप्शन माने सर जो होना चाहिए, एक्सेप्शन मतलब सर शुड बी एंड एक्चुअल में, शुड बी जो होना चाहिए एंड जो एक्चुअल है उन दोनों में डिफरेंस, शुड बी एंड एक्चुअल में द डिफरेंस बिटवीन द गैप बिटवीन द शुड बी एंड एक्चुअल, ये होता है बेटा आपका एक्सेप्शन। ओके, हाँ देख लो। अभी अगर जो भी आपको कंट्रोल डिफिशियंसी मिला, जो भी एक्सेप्शन मिला, वो सर पहले तो आप रिपोर्ट करोगे मैनेजमेंट को बताओगे कि सर ये एक्सेप्शन मिला, ये डिफिशियंसी मिला। उसके बाद में देखोगे वो डेफिशिएंसी कितना ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड देखोगे, उसका लाइक्लीहुड देखोगे कि कितने बार वो डेफिशिएंसी फिर से होगा, कितने बार सर वो एक्सेप्शन मिलेगा, मिलने का प्रोबेबिलिटी है, और वो कितना सर मैग्नीट्यूड है, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आता है। अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और मटेरियल वीकनेस है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो हम टीसीडब्ल्यूजी को राइटिंग में कम्युनिकेट करेंगे। टीसीडब्ल्यूजी मतलब
हु इज हैविंग द गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी, तो प्रोमोटर्स वगैरह, उसको इंटीमेट करेंगे सर, उनको बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इन राइटिंग, एंड उसके बाद में उसका इंपैक्ट एसेस करेंगे ऑन आवर ओपिनियन एंड ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू एस 705, एंड उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट सर, अगर हम ये मैग्नीट्यूड और लाइक्लीहुड देखें बट वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है सर, तो इन दैट केस देखेंगे कि कोई कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल्स है क्या। अगर सर कोई कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल्स है तो हम एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेके उसको टेस्ट करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड कंक्लूड करेंगे। बट सर अगर कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल भी नहीं है, मतलब ये कंट्रोल के अलावा कोई और कंट्रोल जो सेम रिस्क को सर मिटिगेट करता है, ऐसा कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल पर नहीं है इफेक्ट मिटिगेट करने वाला, तो सर इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स है क्या जिसके रिगार्डिंग अगर एविडेंस मिल सकते हैं, तो अगर मिल सकते हैं तो उसको लेंगे एंड उसको डॉक्यूमेंट करके सर कंक्लूड करेंगे। बट सर वो भी नहीं मिल सकता तो इन दैट केस देखेंगे कोई ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे और 80 कंट्रोल है क्या जिस पे इसका इंपैक्ट आता है। अगर इंपैक्ट आता है तो सर उसके लिए ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, कंक्लूड करेंगे, एंड सर अगर नहीं आता है तो फाइनली हम डॉक्यूमेंट करेंगे रिजल्ट्स को, अपने असेसमेंट को, थॉट प्रोसेस को, एंड कंक्लूड कर देंगे। सही है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स का पूरा थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। क्लियर विद दिस? तो ये है बेटा अपना पूरा ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। इसमें काफी सारे अदर पार्ट्स भी हमने कवर कर लिए, लाइक योर पार्ट ऑफ द SA 705 का बीच में हमने डिस्कशन कर लिया, उसके बाद में हमने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। सो आई थिंक आपको ये ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा जहां जहां पे हम कनेक्ट कर पाए। सही है ना? तो प्लीज दिस इज द डिटेल्ड रिविजन। इवन आई एम नॉट सेइंग ये रेगुलर क्लास है, बिकॉज रेगुलर क्लास में इससे 3 टाइम्स डिस्कशन होता है मिनिमम 3 टाइम्स रेगुलर क्लास में इससे डिस्कशन होता है। सो ये भी अपना रेगुलर क्लास नहीं है, ये डिटेल्ड रिवीजन बोलूंगा। इसमें से कुछ पार्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है उसका मैं अलग बना दूंगा वीडियो, बिकॉज लास्ट डे रिवीजन के लिए, ताकि आपको इतना बड़ा वीडियो फिर से देखना ना पड़े। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैराथन करूंगा, बट मैंने काफी डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर, चलेगा। चलो, तो हेल्पफुल ही है आपके लिए, बेनिफिशियल ही है। आई थिंक आपको ये ज्यादा हेल्पफुल किया रहेगा। अगर आपको ज्यादा हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड लेट मी नो योर कमेंट्स, लेट मी नो योर रिव्यूज। अगर कुछ क्वेरीज है तो मेरे से बात कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, मेरा गाइडलाइन का एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी कुछ क्वेरीज रहेंगे, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, वहां पर भी क्वेरीज पूछ सकते हो। चलो, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।